चांदनी रात, खिड़की से आती हुई मध्यम रोशनी कमरे को रहस्यमय बना रही है। बिस्तर पर अलवीना और शौर्य आमने सामने बैठे हैं। उनकी आंखों में अनकहे एहसास तैर रहे हैं। अलवीना ने रोमांटिक होते हुए कहा, तुम्हारा हर टच मेरे लिए एक कविता की तरह है। ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी धड़कनों की भाषा समझते हो। शौर्य इमोशनल होते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारी हर सांस मेरे लिए मायने रखती है अलवीना। तुम्हारे बिना ये दिल धड़कना भूल जाएगा। अलवीना शौर्य की ओर झुकती है, उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहती है, कभी कभी डर लगता है कहीं ये सब एक सपना तो नहीं कि एक दिन तुम। शौर्य उसकी बात काटते हुए उसके हाथों को थामते हुए कहता है, सपना होता तो मैं तुम्हें यूं छू नहीं पाता, पर देखो आज की रात हम दोनों क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। ये कहते हुए शौर्य ने अलवीना के माथे पर किस करते हुए कहा, अलवीना मैं यहाँ हूँ और हमेशा ही रहूंगा। ये कहते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है और उसके बाद सिर्फ दो दिलों की धड़कनें सुनाई देती हैं। थोड़ी देर में ही अलवीना थक के गहरी नींद में सो जाती है। शौर्य उसे देखता रहता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी है। शौर्य धीरे से बिस्तर से उठता है, खिड़की के पास जाकर एक सिगरेट जलाकर पीने लगता है। उसकी आंखों में संघर्ष साफ झलक रहा है। वो अलवीना की तरफ देखता है जो अभी बिस्तर में सुकून से सो रही थी। उसने सिगरेट का एक कश लिया और कहा, मेरी प्यारी अलवीना, तुम्हें सच कैसे बताऊं कि तुम्हारे सपनों और मेरी हकीकत के बीच में एक बहुत बड़ा राज है। ये कहते ही उसने झटके से सिगरेट को नीचे फर्श पर फेंका और उसे अपने जूते से रौंद दिया। वो एक पल के लिए पीछे मुड़कर सोते हुए अलवीना को देखता है, पर चुपचाप कमरे से निकल जाता है। अगली सुबह सूरज की किरण खिड़की से होती हुई बिस्तर पर सो रही अलवीना के चेहरे पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो जाग जाती है। नींद खुलते ही शौर्य के साथ बिताई हुई यादगार रात याद आती है और उसके होठों पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान खिल जाती है। उसे कल रात की शौर्य की वो बात याद आ जाती है जब वो उसकी बाहों में थी। अलवीना बोली, पता करो चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। शौर्य बोला, मेरी हर सुबह तुम्हारे नाम है अलवीना, मेरा हर कल तुम्हारे साथ बिताने का वादा है। वो एक दूसरे को गहरी नजरों से देखते हैं। उस नजर में प्यार, विश्वास और एक अटूट बंधन का एहसास होता है। धीरे धीरे अलवीना की आंखें बंद होने लगती हैं और दोनों प्यार के आगोश में समा जाते हैं। तभी अचानक अलवीना यादों के भंवर से जागती है और कहती है, अरे शौर्य कहाँ गया, वो भी इतनी सुबह सुबह। अलवीना चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे शौर्य कहीं नहीं दिखाई देता। वो उठकर बाथरूम में जाती है ये देखने कि कहीं वो बाथरूम में तो नहीं, लेकिन वो देखती है कि शौर्य वहां पर भी नहीं है। वो वापस बाहर आकर बिस्तर पर बैठकर मायूसी से बोली, शौर्य मुझे बिना बताए चला गया, शायद कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया होगा। वो जाने से पहले कम से कम मुझे जगा तो देता। अलवीना अपना मुंह बना लेती है और वो अपना फोन उठाती है। व्हाट्सएप ओपन करते ही शौर्य को मैसेज करती है, हाय बेबी, आई लव यू सो मच, हैप्पी बर्थडे माय लव, सी यू इन योर बर्थडे पार्टी टुनाइट। झट से अलवीना के मैसेज का रिप्लाई आता है, टुनाइट आई एम गोइंग टू अनाउंस अबाउट आवर रिलेशनशिप इन फ्रंट ऑफ मीडिया, बी रेडी, आई लव यू टू। ये मैसेज पढ़कर अलवीना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो बहुत खुश थी। आज शौर्य के साथ उसके रिलेशनशिप को पूरे 3 साल हो गए थे। 3 साल पहले अचानक ही उसकी जिंदगी में शौर्य आया और आज उसकी दिल, दुनिया, जान और जिंदगी सब कुछ बन गया। अलवीना इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन धीरज श्रीवास्तव की बेटी है। वो भले 20 साल की थी, लेकिन खूबसूरती में पूरे शहर में उसका कोई तोड़ नहीं था। वो नटखट चुलबुली होने के साथ साथ एक बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट मेडिकल स्टूडेंट भी थी। अलवीना खुशी से शौर्य के मैसेज को चूमते हुए बोलती है, यस यस यस, फाइनली, आई कांट बिलीव दैट, शौर्य पूरी दुनिया के सामने हमारा रिलेशनशिप अनाउंस कर देगा। ओह, आज टाइम बहुत कम है, मुझे एक अच्छी सी ड्रेस लेनी चाहिए, पार्लर जाना है, आज मेरे लिए इतना बड़ा दिन है, इसलिए मुझे सबसे अच्छा दिखना होगा। ये कहते ही अलवीना झट से बिस्तर से उठ जाती है और अपनी तैयारियों में लग जाती है। शहर का सबसे बड़ा बंगला बहुत ही ज्यादा आलीशान तरीके से सजाया गया था। ओबरॉय मेंशन की चमकती रोशनी और खिले फूलों ने पूरी रात को दिन जैसा उजाला कर दिया था। बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पर साफ लिखा, शौर्य सिंह ओबरॉय। ये बता रहा था कि ये बंगला शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन शौर्य सिंह ओबरॉय का है। मात्र 25 वर्ष की उम्र में एशिया के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन बन चुके शौर्य की गिनती अब अंडरवर्ल्ड के खतरनाक खिलाड़ियों में भी होती थी। उनकी मौजूदगी ही किसी भी कंपटीशन को खत्म कर देने के लिए काफी थी। समुद्र की वो शार्क जिसके आगे छोटी मछलियां बस जीवित रहने की कोशिश करती हैं। आज उसका जन्मदिन था। सिर्फ 25 साल की उम्र में शौर्य सिंह ओबरॉय ने ये मुकाम हासिल किया था, जिसे हासिल करने के लिए लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है। शहर के तमाम बड़े बिजनेसमैन और उनके परिवार इस पार्टी में आमंत्रित होने को अपना सौभाग्य मान रहे थे। आज ओबरॉय मेंशन खचाखच मेहमानों से भरा हुआ था। शौर्य आईने के सामने खड़ा अपने ब्लैक सूट में फिनिशिंग टच लगा रहा था। लाल टाई और सफेद शर्ट का कॉम्बिनेशन उनके ग्रे आंखों के साथ खासा मेल खा रहा था। बंगले के एक बड़े आलीशान कमरे में एक आदमी आईने के सामने खड़ा हुआ था। उसने ब्लैक सूट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उनके चेहरे का रंग, उनके चेहरे का ठंडा भाव और अबुझ मुस्कान किसी को भी ये अंदाजा लगाने नहीं देती थी कि वास्तव में उनके मन में क्या चल रहा है। शौर्य सिंह ओबरॉय, एक ऐसा नाम जिसे समझने का दावा कोई नहीं कर सकता था। थोड़ी देर में सर्वेंट उस कमरे में आता है और शौर्य के सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है, सर, सारे मेहमान आ चुके हैं,
जैसा कि आपने कहा था, सारे मीडिया वाले भी नीचे इकट्ठा हो चुके हैं। सब लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं। आपको नीचे बुलाया गया है। शौर्य ने अपनी रौबदार आवाज में कहा। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। नौकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। नीचे का हॉल मेहमानों और मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव से खचाखच भरा हुआ था। सभी के चेहरों पर क्यूरियोसिटी थी। रिपोर्टर्स को खास ये बोलकर बुलाया गया था कि एशिया के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन शौर्य सिंह ओबरॉय आज अपने जीवन की सबसे बड़ी घोषणा करने वाले हैं। इसलिए इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज को कवर करने के लिए हर न्यूज चैनल का रिपोर्टर वहां मौजूद था। बंगले के बाहर एक टैक्सी रुकी। एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम अलविना है वो बाहर निकली। उसके नीले गाउन पर चांदनी सी झिलमिला रही थी। अलविना ने ड्राइवर को पे करते हुए बंगले की ओर देखा। अलविना की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। अलविना खुशी से चहकती हुई बोली, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब मेरा सीक्रेट बॉयफ्रेंड पूरी दुनिया के सामने मुझे अपनाएगा। ये कहती हुई वो बंगले के अंदर दाखिल हुई। वो देखती है कि चारों तरफ लोग ही लोग हैं और बहुत सारे मीडिया वाले भी हैं। सब लोग शौर्य के इंतजार में खड़े थे। अलविना अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट के मारे जैसे पागल हो रही थी और जैसे वो शौर्य के कमरे में जाने की कोशिश करती है तो सिक्योरिटी गार्ड्स बोलते हैं, सॉरी मैम, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम किसी को भी सर के पर्सनल बेडरूम में नहीं जाने दे सकते। अलविना मन मारकर रुक जाती है और खुद से मन ही मन कहती है, अच्छा बच्चू, कुछ घंटे और, उसके बाद तुम्हारा सब पर्सनल चीज मेरा ना हुआ तो मेरा नाम अलविना नहीं। ये सोचकर वो हंस पड़ती है। तभी एक आवाज उसके कानों में आ टकराई, अलविना। एक जानी पहचानी आवाज ने उसे चौंका दिया। अलविना पलट कर देखती है तो पीछे नैना खड़ी हुई थी। नैना को देखकर अलविना एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो तेज आवाज में बोलती है, नैना, ओह माय गॉड, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम इंडिया कब आई? नैना मुस्कुराकर अलविना के पास आकर उसको हक करती हुई बोली, मैं कल ही अब्रॉड से वापस लौटी हूँ। एक्चुअली यार शौर्य का बर्थडे था और ऊपर से मुझे स्पेशल इन्विटेशन मिला था, इसलिए आना तो बनता ही है। और वैसे भी सुना है कि आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है। नैना के मुंह से ये सुनकर अलविना और ज्यादा एक्साइटेड हो गई क्योंकि वो जानती थी कि अनाउंसमेंट क्या होने वाली है। तभी अचानक पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सीढ़ियों से जूतों की खटखटाहट की आवाज गूंजी। सभी की निगाहें सीढ़ियों की ओर उठ गई। शौर्य सिंह ओबरॉय अपने ब्लैक सूट में सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनके चेहरे पर उसी अबुझ मुस्कान के साथ ग्रे आंखों में एक रहस्यमयी चमक। शौर्य स्टेज पर जाता है। मीडिया वाले कैमरों की फ्लैश लाइट्स उस पर बरसाने लगते हैं। अलविना का दिल धड़कने लगा। आखिरकार वो पल आ ही गया था। एक मीडिया वाला तो शौर्य से सवाल पूछने लगता है, मिस्टर ओबरॉय, आपने कहा था कि आज आप अपने बर्थडे वाले दिन बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। क्या ये अनाउंसमेंट पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है? कुछ सेकंड्स के लिए एक बार फिर से सन्नाटा छा जाता है। शौर्य की आंखें हॉल के भीड़ को चीरती हुई किसी खास इंसान पर पड़ती हैं। शौर्य को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर अलविना के पेट में तो मानो जैसे कई तितलियां उड़ने लगती हैं। अलविना और नैना वहाँ पर एक साथ खड़ी हुई थी। शौर्य एक माइक अपने हाथ में लेता है और उसमें बोलना शुरू करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। टुडे आई एम हियर टू मेक अ सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट इन माई लाइफ। I, शौर्य सिंह ओबरॉय, will be getting married very soon. शौर्य की अनाउंसमेंट सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और आपस में खुसर-पुसर करने लगते हैं। अब अलविना बहुत ज्यादा नर्वस महसूस कर रही थी। उसे ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। तभी एक रिपोर्टर ने शौर्य से सवाल करते हुए कहा, Congratulations, Mr. Oberoi. That's wonderful news. Could you share the name of your fiancée with us? And is she here at the celebration tonight? शौर्य ने एक बार अलविना की तरफ प्यार से देखा और जवाब देते हुए कहा, Yes, she is here with us tonight. In fact, I would like to take this moment to propose to her publicly, in front of all of you. हॉल में सन्नाटा छा गया। सैकड़ों लोगों की सांसें थम सी गई जब शौर्य सिंह ओबरॉय स्टेज से उतरकर भीड़ के बीच से गुजरने लगा। हर कोई उस रहस्यमयी खुशकिस्मत लड़की को देखने को बेचैन था जिसे एशिया की सबसे ताकतवर बिजनेसमैन सारी दुनिया के सामने आज अपना जीवन साथी अनाउंस करने वाला था, उसे प्रपोज करने वाला था। शौर्य को अपनी तरफ आता हुआ देखकर नर्वसनेस के मारे अलविना के पसीने छूट रहे थे। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि लग रहा था सारा हॉल उसकी धड़कनों की आवाज सुन रहा हो। शौर्य का हर एक कदम उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था, वो मोमेंट जिसका वो 3 साल से इंतजार कर रही थी। तभी लोगों की नजरें, मीडिया का हर एक कैमरा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शौर्य सिंह ओबरॉय पर फोकस बनाए हुए था। तभी अलविना के पास पहुंचकर शौर्य चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अलविना ने भी खुशी से अपना हाथ उठाया और शौर्य का हाथ उसके बगल में खड़ी नैना की ओर बढ़ गया। ये देख अलविना का हाथ हवा में ठिठक गया। उसकी आंखें डर और अविश्वास से फैल गईं। जब शौर्य ने नैना का हाथ पकड़कर उसे स्टेज की ओर ले जाना शुरू किया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। स्टेज पर ले जाने के बाद शौर्य अपनी पॉकेट से एक डायमंड रिंग निकालता है। अपने घुटनों पर बैठते हुए नैना को सबके सामने प्रपोज करते हुए कहता है, नैना, विल यू बी माय लाइफ पार्टनर? अलविना वहीं जमकर रह गई। उसके कानों में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये क्यों, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नैना का चेहरा खुशी से चमक रहा था जबकि अलविना का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका प्रेमी
उसकी बजाय उसकी सौतेली बहन को प्रपोज कर रहा था। तभी नैना ने हाथ आगे बढ़ाया और शौर्य ने उसकी उंगली में डायमंड की अंगूठी पहना दी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और रिपोर्टर्स तस्वीरें लेने लगे। शौर्य के इशारा करते ही गार्ड्स ने अलविना को घसीटकर बाहर निकालना शुरू कर दिया। अलविना घबराती हुई बोली, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझे शौर्य से मिलना है। अलविना हैरान थी। कल तक जो गार्ड्स उसे मैडम कहकर सम्मान देते थे, आज उसे बेइज्जती से बाहर फेंक रहे थे, जैसे वो कोई बिन बुलाए मेहमान हो। गेट बंद होते ही उसकी आंखों में आंसू थे। दांत पीसते हुए वो बुदबुदाई, शौर्य, तुमने मेरा नहीं अपने प्यार का मजाक बनाया है। मैं तुमसे इस बेइज्जती का हिसाब लूंगी और वो करूंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आखिर ऐसा क्या करेगी अलविना? उसके दिमाग में कौन सी प्लानिंग थी? आखिर शौर्य ने क्यों अलविना की जगह नैना को प्रपोज किया? क्या शौर्य नैना से प्यार करता था? अगर ऐसा था तो वो 3 साल से अलविना के साथ रिलेशनशिप में क्यों था? नैना को ये सब पहले से पता था या वो भी इस खेल की एक मोहरा थी? अलविना बोली, नहीं, शौर्य मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसे अपनी इस हरकत का जवाब देना ही होगा। अलविना को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। भरी महफिल में शौर्य ने न केवल उसकी इंसल्ट की, बल्कि धक्के मार के बाहर भी करवा दिया। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन अलविना रोते हुए बेसुध होकर सड़क पर बस चले जा रही थी। अलविना से सकती हुई बोली, क्यों शौर्य, क्यों मेरे साथ ही इतना बड़ा धोखा? क्यों तुम्हारा हर वादा तुम्हारी ही तरह झूठा निकला? अलविना की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी तक उसकी आंखों के सामने बार बार शौर्य और नैना का वो नजारा घूम रहा था। शौर्य का इस तरह से नैना को हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाना, उसका अपने घुटनों पर बैठकर नैना को प्रपोज करना, और नैना के चेहरे की वो चमक, वो मुस्कान, वो खुशी। अलविना की आत्मा जला रही थी। तभी अचानक से एक बड़ी गाड़ी की रुकने की चीखें वातावरण में गूंज उठी और ठीक अलविना के बगल में आके खड़ी हो जाती है। अलविना कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही उस गाड़ी में से मुंह पर काला कपड़ा बांधे हुए 4-5 गुंडे निकलते हैं और अलविना को पकड़कर गाड़ी में डालने लगते हैं। अचानक से अपने ऊपर हुए इस हमले की वजह से अलविना बहुत ज्यादा चौंक जाती है। अलविना चौंकते हुए बोली, अरे छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। तभी उनमें से गुंडा बोला, ठीक है, कर ले तू कोशिश। क्या तुझे दिखता नहीं? यहाँ दूर दूर तक कोई जानवर तो नजर नहीं आ रहा। इंसान क्या खाक तुझे बचाने आएगा? अलविना घबराती हुई बोली, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग और मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अलविना लाख कोशिश करती है, लेकिन वो उन गुंडों के सामने कमजोर पड़ जाती है। वो गुंडे अलविना को गाड़ी में डाल देते हैं। अलविना गाड़ी में जब ज्यादा छटपटाने लगी तो एक गुंडे ने उसके सिर पर बंदूक रखते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अब तू चाहे जितना भी चीख और चिल्ला ले, लेकिन तेरी जान बचाने कोई नहीं आएगा। तभी दूसरे गुंडे ने अलविना को डराते हुए कहा, आखिर तुझे जान से मारने की पूरी कीमत जो मिली है हमें, आखिरी बार अपने भगवान को याद कर ले और मरने के लिए तैयार हो जा। उस गुंडे की बात सुनकर अलविना के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है और वो बोली, मुझे मारने की कीमत? ये क्या बोल रहे हो तुम? किसने दी मुझे मारने की कीमत? गुंडे की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान तैर गई। धीरे से सिगरेट का कश लेते हुए उसने अलविना की तरफ देखा और अपनी रूखी आवाज में बोला, वैसे तो हम कभी भी अपने कस्टमर का नाम नहीं बताते, लेकिन तू बहुत खूबसूरत है। तेरे इस मासूम से चेहरे को देखकर तुझ पर इतना सा रहम तो हम कर ही सकते हैं। अलविना की सांसें तेज हो गई। उसकी नजरें उस गुंडे के होठों पर टिकी थी, जैसे वो उसके अगले शब्दों को पहले ही पढ़ लेना चाहती हो। वो गुंडा टॉन्ट मारते हुए बोला, तुम्हें मारने की कीमत देने वाला शौर्य सिंह ओबरॉय है। अलविना के लिए तो एक पल के लिए समय ठहर सा गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैलने लगी। पहला गुंडा बोला, तुम्हें मारने की पूरी 2 करोड़ की कीमत मिली है हमें। ये सुनकर जैसे अलविना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखें इतनी फैल गई कि लगा वो अभी अपने सॉकेट से बाहर निकलकर गिर जाएंगी। दिल की धड़कनें एकदम थम सी गई। गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अलविना घबराती हुई बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आवाज कांप रही थी। वो फिर बोली, शौर्य ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे मरवा कैसे सकता है? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं मानती। गुंडे ने उसकी बेबसी को देखा और एक ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, ऐसा ही हुआ है मैडम, और अगर यकीन नहीं हो रहा तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। फिर अचानक उसकी आवाज में खौफनाक शांति घुल गई। दूसरे गुंडे ने कहा, अब बहुत जल्द हम तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश को ऐसे ठिकाने लगाएंगे कि गूगल भी तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। अलविना का दिल टूट चुका था, लेकिन उससे ज्यादा अब डर उस पर हावी हो रहा था। उसकी सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे। मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं इनसे कैसे बचूं? तभी एक झटके के साथ उसके अंदर एकाएक जीने की इच्छा जाग उठी। उसे लगा कि वो अगर मर गई तो सब कुछ यूं ही खत्म हो जाएगा। गुंडे का ध्यान उस पर नहीं था। वो धीरे से गाड़ी के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखती है। दरवाजा खोलते ही बिना एक पल गवाए अलविना ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। दूसरे गुंडे ने कहा, गाड़ी रोक, ये लड़की भाग गई। गुंडे की चीखें पीछे से आई, गाड़ी के ब्रेक्स चीखे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अलविना जमीन पर गिरी और तभी उसे एहसास हुआ वो एक खाई के किनारे से कूदी थी। अंधेरा था जिसकी वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। अलविना जैसे ही गाड़ी से कूदी तो वो सीधा खाई में जा गिरी। सारे गुंडे खाई के पास खड़े हो गए और अपने फोन की लाइट जलाकर नीचे देखने की कोशिश करने लगे। एक गुंडे की आंखें फैल गई। पहले गुंडे ने चौंकते हुए कहा, अरे बाप रे, लगता है ये खाई में गिर गई। दूसरा अपने पिस्तौल से खेलता हुआ बोला, हाँ तो अच्छा ही है ना,
हमें मारने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और ये खुद ही निपट गई। तभी तीसरा गुंडा, जिसकी आंखों में एक खतरनाक चालाकी थी, धीमी आवाज में बोला। पहले गुंडे ने कहा, और अगर ये नहीं मरी होगी तो? वो अपने साथियों की तरफ देखकर गंभीर हो गया। दूसरे गुंडे ने जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई रिस्क लेना चाहिए। अगर ये बाई चांस जिंदा बच भी गई होगी तो हमें इसे ढूंढकर खत्म कर देना चाहिए, वरना हम लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। उसकी बात सुनकर सभी गंभीर हो गए। पहले गुंडे ने सिर हिलाया और बोला, हाँ यार, ये बात कंफर्म तो करनी पड़ेगी कि लड़की मर गई, क्योंकि अगर ये गलती से भी जिंदा बच गई तो हम लोग मारे जाएंगे। उसे मारने के सख्त ऑर्डर मिले हैं, हम कोई लापरवाही नहीं दिखा सकते। दूसरा गुंडा बंदूक का सेफ्टी कैच हटाते हुए बोला, चलो एक एक करके खाई में उतरकर चेक करते हैं, जैसे ही इसकी बॉडी दिखे तुरंत शूट कर देना। और फिर वो सभी पेड़ों की जड़ों और झाड़ियों का सहारा लेकर खाई के नीचे उतरने लगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अल्विना अभी भी जिंदा थी। एक पत्थर को और पेड़ की मोटी डाली को कसकर पकड़े हुए वो झाड़ियों के बीच लटकी हुई थी। गिरने की वजह से उसके हाथ पैरों में खरोंचे आई थी, कपड़े फट गए थे, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी, वो गिरने नहीं वाली थी। जैसे ही गुंडे की बातें उसके कानों तक पहुंची, उसकी सांसें तेज हो गई। वो उसे ढूंढने आ रहे थे। अल्विना की आंखों में आंसू छलक पड़े। ये लोग भी कितने निर्दयी थे, उसकी जान लेने पर आमदा थे। और जिसने इन्हें भेजा था वो शौर्य था, वही शौर्य जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था। अगर कोई और ये बात कहता तो वो कभी यकीन नहीं करती, लेकिन आज उसने खुद अपनी आंखों से सच देख लिया था। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन अभी उसे जीना था, उसे बचना था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर वो मर गई तो शौर्य जीत जाएगा और वो उसे कभी माफ नहीं कर पाएगी। दूसरा गुंडा गुस्से से चिल्लाया, अबे मिली कि नहीं? तीसरे गुंडे ने कहा, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसने जवाब देते हुए झाड़ियों को खंगाला। तभी एक गुंडे का हाथ धीरे धीरे उन्हीं झाड़ियों की तरफ बढ़ा जहां अल्विना सिसकते हुए छुपी थी। उसकी आंखें, उसकी सांसें रुक गई। वो आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगी। अल्विना मन ही मन बुदबुदाई हुई बोली, प्लीज हेल्प मी गॉड, बचा लो मुझे, मैं अभी मरना नहीं चाहती। तभी उसके ऐसा कहते ही एक चमत्कार सा हुआ। दूसरे गुंडे ने दर्द से कराते हुए कहा, आ बचाओ। इस जोरदार चीख से पूरा जंगल गूंज गया। बाकी गुंडे चौंक कर पलटे और उनमें से एक गुंडे ने कहा, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? दूसरा गुंडा अपने हाथ पकड़े हुए बोला, सांप, मेरे हाथ को सांप ने काट लिया, ये देखो काला और जहरीला सांप है। उसका हाथ नीला पड़ गया था, नसें फूलने लग गई थी। उसने अपने हाथ को ऊपर किया और दिखाते हुए घबराहट में बोला, जहर फैल रहा है, मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। एक गुंडा खाई की तरफ देखकर बोला, लेकिन वो लड़की? इस बार दूसरे गुंडे ने दर्द से तड़पते हुए कहा, भूल जाओ उसे, अगर वो जिंदा भी होगी तो इस खाई में जंगली जानवर उसे छोड़ेंगे नहीं, चलो मेरी जान बचाओ। वो तुरंत गाड़ी में सवार हुए और अस्पताल की तरफ भाग निकले, लेकिन अल्विना का दुर्भाग्य अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी तो बस ये शुरुआत ही थी। आने वाले समय में उसे इससे भी बड़ी चुनौती मिलने वाली थी, जिससे वो अभी भी अनजान थी। उन गुंडों के जाने के बाद अल्विना ने खिसकते हुए खुद को संभाला। कटे फटे हाथों से पेड़ की जड़ें पकड़कर वो खाई से बाहर निकली। उसका शरीर लहूलुहान था, सिर से खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, लेकिन जीने की जिद ने उसे आगे बढ़ाया। वो झाड़ियों के बीच से भागी, सड़क पर निकली और किसी तरह घर पहुंच गई। पूरी रात वो रोती रही, शौर्य का नाम लेते हुए, उसकी यादों और खुद की किस्मत को कोसते हुए, दर्द से कराहते हुए उसने रात गुजारने की कोशिश की और अंत में थककर वो सो गई। लेकिन नींद में भी उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। सुबह सूरज की किरणें जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी तो वो धीरे से जागी और फिर पिछली रात की सारी यादें ताज़ा हो गई। आंखें फिर से नम हो उठी। अल्विना ने सिसकते हुए कहा, क्यों क्यों शौर्य, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें ये सब कहने से पहले एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? अल्विना ने उठकर खुद को संभाला और नहाने चली गई। उसने जैसे ही कपड़े बदले और कॉफी बनाने के लिए किचन की ओर बढ़ी, तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। अल्विना का दिल थक से रुक गया और वो घबराई हुई सी बड़बड़ाई, इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं शौर्य के भेजे हुए गुंडे तो नहीं? तो शौर्य ने उन्हें मेरे घर का एड्रेस भी बता दिया। ये भगवान, अब मैं क्या करूं? अल्विना का इतना सोचना ही था कि तभी दरवाजे पर फिर से डोरबेल बजी। अल्विना ने डरते हुए फिर से अपने दोनों हाथ जोड़े और बोली, प्लीज गॉड हेल्प मी। ये कहने के साथ उसने टेबल पर रखा फ्रूट काटने वाला नाइफ को अपनी मुट्ठियों में कसकर जकड़ लिया। अब उसके कदम अपने आप ही दरवाजे की तरफ बढ़ चले। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है बाहर? लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। उसने दोबारा जैसे ही पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि एक बार फिर से डोरबेल बज उठी। अल्विना ने हिचकिचाते हुए झटके से दरवाजा खोला और जैसे ही उसकी नजर सामने वाले शख्स पर गई, उसकी सांसें फूल गई और हाथ एकदम से कांपने लगे, मानो जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी फैली हुई आंखें बता रही थी कि जो शख्स इस वक्त उसके सामने था वो उसकी उम्मीद के उल्टा था। आखिर कौन था वो शख्स जिसे देख अल्विना की हालत हुई खराब? क्या वो शौर्य के भेजे हुए गुंडे थे? अब क्या करेगी अल्विना और कैसे लेगी अपने उस अपमान का बदला शौर्य से? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अल्विना जोर से चीखी, ओह गॉड हेल्प मी। अल्विना के ये कहते ही वो जोर से चीख पड़ी और उसके हाथों से वो नाइफ छूट के नीचे गिर गई। नैना टॉन्ट मारते हुए बोली, हाय स्टेपसिस, हाउ आर यू? अल्विना गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की?
अलविना की आंखें फटी रह गई जब उसने अपने सामने नैना को खड़े देखा। पल भर की हैरानी के बाद उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। आंखों में ज्वाला सी धधक उठी, लेकिन नैना पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि अलविना का गुस्सा देखकर उसके होठों पर शैतानी मुस्कान और गहरी हो गई। नैना बिना अलविना की परमिशन के घर के अंदर आ गई और बोली, जैसी हो स्टेप्सिस, तुम अचानक पार्टी से गायब हो गई तो मुझे तुम्हारी चिंता सताने लगी। मैंने उन लोगों से कंफर्म भी किया जिन्हें तुम्हें मारने के लिए भेजा गया था, पर उन बेवकूफ़ों से कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने बताया कि तुम खाई में गिर गई थी, शायद मर गई होगी। नैना ने अपनी आंखें घुमाई और नैना उसके करीब आई और उसके कंधों पर अपने हाथ रखते हुए बोली, खैर वो नहीं जानते, पर मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हो, तो ज़रूर बच गई होगी। और देखो, मेरा अंदाज़ा सही था, तुम जिंदा बचने के लिए बहुत ढीठ हो यार तुम। अलविना के होंठ कांप उठे और वो कांपते हुए बोली, तो गुंडों को तुमने ही मेरे पीछे भेजा था। नैना हंसते हुए अपना सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल सही स्टेप्सिस, उन्हें भेजा था शौर्य ने, और उसी ने मुझे उनसे कंफर्म करने को कहा था कि तुम्हारा काम तमाम हुआ या नहीं। लेकिन ये जानकर वो बहुत गुस्से में है कि तुम अब भी जिंदा हो। नैना की ऐसी कड़वी बातों को सुनकर अलविना का दिल एक बार फिर धड़कना भूल गया। आंखों से आंसू छलक आए, पर उनके साथ साथ गुस्सा भी उबल रहा था। आखिर उसने इन दोनों का क्या बिगाड़ा था? अपने ही प्यार और अपनी ही सौतेली बहन के हाथों इतना बड़ा धोखा खाकर उसका दिल टूट चुका था। पर बस यही नहीं, अभी कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उसकी तबाही को पूरा करने वाला था, जिससे अलविना पूरी तरह से बेखबर थी। अलविना आंखों में आंसू और गुस्सा लिए हुए नैना से बोली, क्यों किया तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा? अलविना की आवाज़ कांप रही थी। नैना सोफे पर आराम से बैठ गई और बोली, बहुत लंबी कहानी है सिस, पर इतना समझ लो, तुम्हारे साथ ये होना हमेशा से तय था। शौर्य तुम्हारी जिंदगी में आया ही तुम्हें बर्बाद करने के लिए था। वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, इसलिए तो उसकी एंगेजमेंट रिंग आज मेरी उंगली में है। ये बोलते हुए नैना ने शैतानी मुस्कान के साथ अलविना को देखा, फिर उसने अपना हाथ उठाया। धीरे से जगमगाती वो डायमंड रिंग अलविना की आंखों में चुभ रही थी। अलविना अपनी दोनों मुट्ठियों को बीचती हुई बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शौर्य मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। कल रात के बाद वो ऐसा कर भी कैसे सकता है? नैना ने जैसे ही सुना, उसने उसका मजाक बनाते हुए कहा, ओह हाँ, कल रात। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि कल रात तुम्हारे साथ वो सब कुछ शौर्य ने किया? ये कहने के बाद नैना ने अपने होठों से ये अजीब बात निकालते हुए कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है स्टेप्सिस। कल रात तुम बिस्तर में किसी के साथ सोई जरूर थी, पर वो मेरा शौर्य नहीं था। अलविना चौंकती हुई बोली, व्हाट? अलविना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, क्या वो शौर्य नहीं था? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? नैना सोफे से उठकर उसके पास आई। आंखों में शैतानी चमक उभर गई। अपनी छाती पर हाथ क्रॉस करके वो बोली, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आखिर मैं अपने शौर्य को तुम्हारे साथ क्यों सोने देती? कल रात तुम्हारे साथ जो था वो कोई और था, जिसे मैंने ही हायर किया था। ये सुनकर तो अलविना के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। उसका दिल ये बात मानने को हरगिज तैयार नहीं था कि वो शौर्य नहीं कोई और था। अलविना का सिर चकरा गया। वो जोर से चीखी, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। नैना ने फिर से टॉन्ट मारते हुए कहा, अच्छा तो मैडम को सबूत चाहिए, लो अभी तुम्हारे दिल को तसल्ली दिला देती हूँ। ये कहते के साथ ही नैना ने अपना फोन निकाला और कुछ तस्वीरें दिखाई। अलविना की सांसें रुक गई। फोटो में शौर्य और नैना एक दूसरे की बाहों में बिना किसी कपड़े के सोए हुए थे। अलविना की हालत देखकर नैना को बड़ा मजा आ रहा था और वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोली, तुम क्या सोच रही थी कि कल रात तुम्हारे साथ जिसने बिताई थी वो शौर्य सिंह ओबरॉय था? तो तुम गलत सोच रही थी। लेट मी क्लियर, कल रात को तुम्हारे साथ रात बिताने वाला शौर्य नहीं था, वो कोई और था, कोई और जिसे मैंने हायर किया था तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए। अलविना ने अपने कांपते हुए होठों से कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। अलविना का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो एक लाश की तरह खड़ी हुई थी। अलविना की हालत देखकर नैना को बड़ा मजा आ रहा था। तभी नैना ने टीवी का रिमोट उठाया और स्क्रीन ऑन की और उसको ताना मारते हुए कहा, देखो तुम्हारी रात की करतूतों का नतीजा। टीवी पर अलविना और एक अनजान लड़के की अश्लील तस्वीरें वायरल हो रही थी। न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। अलविना की सांसें तो जैसे रुक चुकी थी और आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी धरती फटे और उसमें वो समा जाए। नैना ने आगे जहर उगलते हुए कहा, और जानना चाहोगी कि इन तस्वीरों को मीडिया में किसने लीक किया? शौर्य सिंह ओबरॉय। उसी ने मुझसे कहा था तुम्हारे लिए उस लड़के को अरेंज करने को। वो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहता था। अलविना के पैरों ने जवाब दे दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ही घंटों में अलविना पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। कल तक वो अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मान रही थी, लेकिन आज उसका सब कुछ एक झटके में बर्बाद हो गया था। कल तक जो शौर्य को वो अपनी दुनिया मानती थी, आज वही उसकी तबाही का कारण बन गया था। क्यों किया होगा शौर्य ने ये? इस सवाल का जवाब अलविना के पास नहीं था। नैना उसके पास झुकी और बोली, डियर सिस्टर, मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। न जाने कब से इस पल का इंतजार था मुझे। कभी कभी मन करता है तुम्हें जान से ही मार डालूं। तुम भी कितनी कैरेक्टरलेस हो, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। न जाने कितने मर्दों के साथ उसने, अलविना ने डांटते हुए कहा, हाउ डेयर यू। अलविना का गुस्सा फट पड़ा। उसने नैना का गला जकड़ लिया और उसे दीवार से धक्का मार दिया। अलविना इस बार तेज आवाज में डांटते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की? मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है।
नैना जानबूझकर ऐसी बातें बोलकर अलविना को बहुत ज्यादा उकसा रही थी। उसकी ये चाल काम भी कर रही थी क्योंकि अलविना कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी मॉम के बारे में ऐसी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। नैना हंसने लगी, पर उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब संतुष्टि थी। वो हाँफते हुए बोली, तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही कैरेक्टरलेस थी। कैरेक्टरलेस माँ की कैरेक्टरलेस बेटी। अलविना ने इस बार चीखते हुए कहा, चुप रहो, नहीं तो आज तुम्हारी जान ले लूंगी। नैना ने आज जैसे बोलने की सारी हदें पार कर दी थी और अलविना के सब्र का बांध भी पूरी तरह से टूट चुका था। अलविना ने नैना को और जोर से दबोच लिया, लेकिन तभी अचानक नैना ने खुद को अलविना की गिरफ्त से छुड़ा लिया और खुद अपना ही सिर जोर जोर से दीवार पर पटकना शुरू कर दिया। ये देख के अलविना एकदम से चौंक पड़ी। इससे पहले कि अलविना कुछ समझ पाती, नैना के सिर से खून बहने लगा और नैना बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अलविना के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, वो किसी मूर्ति की तरह एकदम सीधी खड़ी थी। तभी एक आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। नैना। एक गहरी कर्कश आवाज कमरे में गूंज गई। अलविना ने पीछे मुड़कर देखा तो उसको एक जोरदार झटका लगा। एक्चुअली शौर्य दरवाजे पर खड़ा था और उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। आखिर शौर्य यहाँ क्या कर रहा है? क्यों नैना ने खुद अपना ही सिर फोड़ लिया? क्या शौर्य सच में अलविना को बर्बाद करना चाहता था या इस सब के पीछे कोई और सच्चाई छिपी थी? क्या होगा जब शौर्य और अलविना आमने सामने होंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अलविना की नजर जैसे ही सामने पड़ती है, वो ये देख के चौंक जाती है कि शौर्य गुस्से में तमतमाया हुआ खड़ा था। शौर्य की नजरें जमीन पर खून से लथपथ पड़ी नैना पर पड़ी। जमीन पर नैना का बहुत सारा खून फैल गया था, उसे बहुत गहरी चोट लगी थी। शौर्य दौड़कर नैना के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। शौर्य ने घबराते हुए कहा, नैना उठो नैना, ये तुम्हें क्या हो गया? ज्यादा खून बहने की वजह से नैना बेहोश हो चुकी थी। शौर्य गुस्से से किसी नाग की तरह फुफकारता हुआ अलविना की तरफ देखता है। अलविना की जैसे ही शौर्य पर नजर पड़ती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गला सूख जाता है। वो कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी उसके गले से एक भी शब्द नहीं निकल पाता। शौर्य ने झट से नैना को अपनी बाहों में उठाया और एक हाथ से चुटकी बजाते हुए कहा। शौर्य ने गुस्से से कहा, अगर मेरी नैना को कुछ हो गया ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कह के शौर्य तुरंत अलविना के घर से निकल जाता है और नैना को जल्द से जल्द अस्पताल लेकर पहुंच जाता है। शौर्य के चले जाने के बाद अलविना शॉक होकर सोफे पर बैठ जाती है। अब उसकी समझ में बहुत कुछ आ रहा था। वो खुद से बड़बड़ाई, ओह माय गॉड, नैना ने ये सब जानबूझकर इसलिए किया क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि शौर्य यहाँ आने वाला है, और जो नैना ने यहाँ हरकत की थी वो सब प्री प्लान था। वो शौर्य को यही सब दिखाना चाहती थी ताकि बची खुची सिंपैथी भी छीन ले। अलविना ने अपने सिर को जोर से पकड़ा और अपनी बालों को किसी पागल की तरह खींचते हुए बोली, क्यों नैना क्यों? आखिर क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके? शौर्य और नैना ने मिलकर अलविना को बर्बाद कर दिया था। अलविना अपनी सूझबूझ खो बैठी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करने वाली है। सामने टीवी स्क्रीन पर चल रही अपनी न्यूज को बड़े गौर से देख रही थी। वो अपनी ही तस्वीरों को देख रही थी, वो तस्वीरें जो पूरे देश के न्यूज चैनल्स पर वायरल हो रही थी। उसके कैरेक्टर पर गंदे गंदे लांछन लगाए जा रहे थे। मीडिया उसे हर तरह के घिनौने शब्दों से नवाज रही थी। अलविना चौंकते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? अलविना, उसका दिल धड़कना भूल गया। आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसे एहसास ही नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी, क्या वाकई वो उस अनजाने आदमी के साथ रात बिता सकती है? उस दिन शौर्य का जन्मदिन था। शौर्य भी घर में आने वाला था, इसलिए अलविना बहुत खुश थी। उसने पूरे घर को खूबसूरती से डेकोरेट किया था, केक मंगवाया था, गिफ्ट तैयार किया था। शौर्य घर आने वाला था, इसलिए उसने कुछ स्टाफ को बुलाकर डेकोरेशन करवा लिया था। वो शौर्य का इंतजार कर रही थी। थोड़ी नर्वसनेस में उसने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक ली थी और फिर सब कुछ धुंधला हो गया था। उसका सर चकराने लगा, शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। उसे लगा जैसे वो नशे में डूबती जा रही है। अलविना ने घबराते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? मुझ पर अजीब सी मदहोशी क्यों छा रही है? पर पता नहीं क्यों शौर्य के आने से पहले अचानक उसका सर घूमने लगा और वो नशे में जाने लगी। शौर्य के घर में आने से पहले वो पूरी तरह से नशे में मदहोश हो चुकी थी। अब उसका दिमाग कुछ हद तक उसके कंट्रोल में नहीं था। शायद वो कोल्ड ड्रिंक जो उसने बाहर से कुछ लोगों के हाथों मंगवाई थी, उसमें कुछ तो ऐसा था जिस वजह से वो पूरे तरीके से नशे में हो चुकी थी। उसके बाद शौर्य आया भी और उन लोगों ने जश्न भी मनाया। उसे याद था कि शौर्य उसके साथ था। उसकी गर्म सांसें, उसकी छुअन, उसका प्यार, एक एक एहसास को उसने महसूस किया था। फिर उसके बाद वो दोनों दो जिस्म और एक जान हो गए। लेकिन क्या वो शौर्य ही था या नशे की हालत में उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा था? क्या वो अनजान आदमी जिसकी तस्वीरें अब पूरे इंटरनेट पर फैल चुकी थी वाकई उसके साथ था? ये कोई आम धोखा नहीं था, ये एक बड़ी, बहुत बड़ी प्लानिंग थी। और अलविना, बेचारी अलविना, बिल्कुल बेखबर। उसका दिल टूट चुका था, सीने में जलन थी। आज वो बहुत तड़प रही थी, पर रोने के लिए भी कोई नहीं था। अलविना की माँ बहुत पहले ही उसे छोड़कर चली गई थी। एक हवाई एक्सीडेंट के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और वो खाई में गिरकर मर गई। अलविना की माँ एक जिंदा दिल इंसान थी। एडवेंचर उनकी जान थी। उनके जाने के बाद अलविना टूट गई, लेकिन उसके पिता ने उसे संभाला, उसे एक स्पॉइल्ड प्रिंसेस की तरह पाला। फिर एक दिन अचानक उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उनके साथ आई एक नई माँ और एक सौतेली बहन, नैना। अलविना को पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसने अपने पिता की खुशी के लिए अपनी नई माँ और अपनी सौतेली बहन का दिल से वेलकम किया। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया। उसने हर मुमकिन कोशिश की अपनी नई फैमिली को खूब प्यार करने की, पर पता नहीं क्यों उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसकी नई फैमिली उसे ठीक से अपना नहीं पा रही है। पर वो इस चीज को इग्नोर कर देती थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी और सबसे हमेशा ही बहुत प्यार करती थी। और फिर
एक दिन अचानक उसके पिता की भी मौत हो गई। उसकी सौतेली माँ उसकी बहन को लेकर अब्रॉड चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। उसके पिता के बिजनेस लोन की वजह से सारी प्रॉपर्टी जब्त हो गई। उसके पास बचा सिर्फ ये फ्लैट और कुछ नहीं। अब वो यहाँ खड़ी थी, बिल्कुल अकेली, बर्बाद। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। उसका प्यार, शौर्य उसके साथ नहीं था, बल्कि वही उसकी बर्बादी का कारण बना था। और नैना, वो तो बस मजा ले रही थी। नैना ने ताने मारते हुए कहा, हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी है स्टेप्सिस। सुबह से शाम हो गई, पर अलविना की आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका पूरा अस्तित्व एक पल में धूल में मिल चुका था। लेकिन अलविना को ये नहीं पता था कि ये तो सिर्फ अभी शुरुआत ही थी। अभी तो उसके लिए और भी भयानक दर्द इंतजार कर रहे थे। अलविना मायूस होती हुई बोली, क्यों डैड, आखिर क्यों मुझे अकेला छोड़ के चले गए? काश कि आपकी जगह मेरी मौत हो गई होती। अलविना ये कहते ही सुबह सुबह के रो पड़ी। ना जाने कब तक वो उसी हाल में रोती रही, अपने दुखों को याद करती रही। काफी देर बाद जब अलविना को होश आया तो उसने देखा कि अंधेरा हो चुका था। अलविना ने जैसे तैसे खुद को संभाला, फ्रेश होकर नीचे आई, थोड़ा खाना बनाया, पर निवाले गले से नीचे नहीं उतर रहे थे। तभी दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट। अलविना का दिल थक से रुक गया और बोली, कौन हो सकता है, वो भी रात के इस वक्त? जैसे ही अलविना ने दरवाजा खोला, उसकी नीली आंखें एक डार्क ग्रे आंखों वाले शख्स से जा टकराई। अलविना ने चौंकते हुए कहा, शौर्य, तुम? और यहाँ? पर आज का शौर्य वो प्यारा केयरिंग बॉयफ्रेंड नहीं था जिसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी है और शायद नशे में भी। अचानक शौर्य को अपनी आंखों के सामने देखकर अलविना के एक बार फिर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और घबराहट से दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अलविना के रोंगटे खड़े हो गए, दिल की धड़कनें तेज। वो फिर से बुदबुदाई, ये कौन है? ये मेरा शौर्य नहीं हो सकता। शौर्य ने बिना कुछ कहे घर में घुसते हुए लंबे कदम बढ़ाए। अलविना डर से पीछे हटने लगी, उसके चेहरे का गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। शौर्य ने अलविना की इंसल्ट करते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरे मर्दों की बाहों में रातें गुजारने का? मैं तो तुम्हें अच्छी लड़की समझता था, लेकिन तुम तो बहुत कैरेक्टरलेस और वाहियात किस्म की निकली। शौर्य के शब्द सुनकर अलविना का दिल छलनी छलनी हो रहा था। फिर भी वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए बोली, मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ, कैरेक्टरलेस तो तुम हो। तुम और नैना, तुम दोनों ने मिलकर। छी, मुझे तो कहते हुए भी घिन आती है। Why did you do this to me? Tell me. शौर्य ने डांटते हुए कहा, Just shut your mouth. ये कहते ही शौर्य ने गुस्से से अलविना का गला पकड़ लिया और गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के साथ रातें बिताने का, तो क्यों ना एक रात मेरे साथ भी हो जाए? चलो, आज मैं तुम्हारी आग हमेशा के लिए बुझा ही देता हूँ। अलविना की आंखें फटी रह गई। अलविना ने उसे धक्का देने की कोशिश की, पर शौर्य ने उसे उठाकर कमरे की ओर खींच लिया। अलविना दर्द से चिल्लाई, नहीं, छोड़ो मुझे, प्लीज। अलविना जोर से चिल्लाती है, शौर्य की बाहों में छटपटाती है, लेकिन शौर्य उस पर बिल्कुल रहम नहीं करता। उसकी आंखें गुस्से के कारण पूरे तरीके से लाल हो चुकी थी, पर उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। कुछ घंटों बाद शौर्य वहां से जा चुका था। अलविना का कांपता हुआ शरीर बिस्तर पर पड़ा था, आंखें सूख चुकी थी और गला बैठ गया था। सुबह हुई और अलविना जैसे तैसे उठी, बाथरूम में गई और शावर के नीचे खड़ी होकर रोने लगी। पानी उसके कदम पर बह रहे थे, पर वो अपने अंदर के गंदेपन को धो नहीं पा रही थी। दर्द सहन करने लायक नहीं था, क्योंकि उसे वो चोट उसके शरीर, दिल और रूह पर लगी थी। नीचे आकर उसने पेन किलर खाई, कॉफी पी, फिर भी दर्द कम नहीं हुआ। तभी दरवाजे पर डोरबेल बजी, जिसे सुनते ही अलविना का दिल फिर से धड़क उठा और वो एकदम से चौंकती हुई बोली, क्या शौर्य वापस आ गया? डरते डरते अलविना ने दरवाजा खोला तो वो सामने का दृश्य देख के चौंक जाती है, क्योंकि सामने पुलिस खड़ी थी। अलविना ने शब्द होते हुए कहा, व्हाट, पुलिस? आप लोग यहाँ पर? अलविना हैरान थी कि उसके घर पर पुलिस क्यों आई है। तभी इंस्पेक्टर अंदर आता है और उसके पीछे पीछे उसके कांस्टेबल भी आते हैं। इंस्पेक्टर अलविना से बोला, क्या भी है मिस अलविना श्रीवास्तव? अलविना ने बोल्ड आवाज में कहा, जी नहीं हूँ, लेकिन आप लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? इंस्पेक्टर थोड़े सीरियस और स्ट्रेट एक्सप्रेशंस के साथ बोला, ये देखिए, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है और हम आपको थाने ले जाने के लिए आए हैं। अलविना चौंकते हुए बोली, क्या, अरेस्ट? लेकिन क्यों और किस जुर्म में? अलविना बहुत ज्यादा हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया है जो पुलिस उसे अरेस्ट करने आई है। आखिर और कितना बुरा होना बाकी है उसके साथ। इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ भी बोल पाते, उससे पहले उसके पीछे से एक ऐसा शख्स सामने आया जिसे देखते ही अलविना की धड़कन रुक सी गई। उसने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं किया था कि उसे एक दिन ऐसा दिन देखना पड़ जाएगा। आखिर क्यों आई थी पुलिस अलविना के घर? कौन था वो शख्स जिसे देखते ही अलविना के होश फिर से उड़ गए थे? आखिर क्यों करता है शौर्य अलविना से इतनी ज्यादा नफरत? क्या अलविना फिर से किसी बड़े जाल में फंसने वाली है? जाने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। शौर्य ने ऑर्डर देते हुए कहा, इंस्पेक्टर, अरेस्ट कर लो इस खूनी को और बंद कर दो इसको जेल में। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि शौर्य की थी, जिससे अलविना कल तक टूट के प्यार करती थी, लेकिन आज वही इंसान उसे अरेस्ट करवाने के लिए उतावला था। अलविना जैसे ही दरवाजे पर सूट बूट, आंखों पर काले चश्मे पहने शौर्य सिंह ओबरॉय को देखती है, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अलविना अपनी जगह पर जम जाती है, लेकिन अभी अलविना ने भी हिम्मत नहीं हारी थी। उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कड़े आवाज में बोली, लेकिन मेरा कसूर क्या है और मुझे खूनी क्यों कहा जा रहा है? इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ भी बोल पाते, उससे पहले शौर्य उसे जवाब देते हुए बोला, मेरी फियांसे को जान से मारने की कोशिश की है तुमने, और देखना मैं तुम्हें इस जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। हालांकि कल रात को जो कुछ भी शौर्य ने उसके साथ किया, उससे बुरा तो वो क्या ही कर सकता था, लेकिन आज उसने साबित कर दिया कि वो अलविना की सोच से भी ज्यादा बुरा है। अलविना शौर्य को बस देखे ही जा रही थी। कल रात का दर्द उसे अभी भी बहुत तकलीफ दे रहा था।
शौर्य अलविना से बोला, तुमने मेरी मंगेतर पर जानलेवा हमला किया है, इस वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। नैना की हालत खराब है और वो अभी भी हॉस्पिटल में है। तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें सजा होना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। अलविना शॉक्ड थी। उसका दिल दर्द की गहराइयों में समा गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसे पल देखने पड़ेंगे, लेकिन उस धोखेबाज से और क्या उम्मीद की जा सकती थी। शौर्य ने उसे दर्द देने की हर सीमा पार कर दी थी। इंस्पेक्टर अरविंद ने उसके हाथों में हथकड़ी डाली और उसे वहां से ले जाने लगा। इससे पहले कि इंस्पेक्टर उसे ले जाते, अलविना इंस्पेक्टर से बोली, एक मिनट इंस्पेक्टर। अलविना के ऐसे कहने पर इंस्पेक्टर वहीं पर रुक जाता है। उसने शौर्य की ओर मुड़कर देखा। वो चश्मे के पीछे से उसे घूर रहा था, मानो कोई शिकारी अपने शिकार को निहार रहा हो। अलविना धीरे धीरे उसके पास गई। उसके कदमों में दर्द था, पर चेहरे पर अब कोई डर नहीं। अलविना शौर्य के पास चलकर आती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्यों शौर्य, क्यों क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों तुमने मेरा विश्वास तोड़ा? क्यों तुम मुझे जेल भेज रहे हो? शौर्य अलविना की बातों पर कोई जवाब नहीं दे पाता। अलविना अब भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी और अपने सवाल का जवाब पाने का इंतजार कर रही थी। पर शौर्य, वो इंस्पेक्टर से सिर्फ इतना बोला, ले जाओ इसे और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। ये बोलकर शौर्य पलटकर बिना अलविना को देखे ही वहां से चला जाता है। शौर्य की गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर इतने जोर से थे कि नसें उभर आई थी। क्यों? अलविना का ये सवाल उसके कानों में गूंज रहा था। उसकी वो आंखें जिसमें सवाल थे, दर्द था, नफरत थी। शौर्य ने गुस्से से कहा, उफ, ये लड़की, मुझे इसके सवाल पागल कर देंगे। एक अजीब सी थरथराहट पैदा हो गई थी शौर्य के दिल में। वो अपने हाथ की मुट्ठियों को जोर से स्टीयरिंग पर मार देता है। गाड़ी की स्पीड और उसका गुस्सा लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। वो गाड़ी के शीशे खोल देता है क्योंकि उसे बहुत घुटन होने लगती है। टाई उतारकर पीछे फेंक दी। शर्ट के 2 बटन खोल दिए। अचानक शौर्य ने घबराते हुए कहा, गॉड, मुझे सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है? क्या शौर्य जानता था कि अलविना निर्दोष है? तो फिर क्यों उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था? क्या वो मजबूर था? अब इन सवालों के जवाब तो बस शौर्य ही दे सकता था, जो इस वक्त अंदर ही अंदर बहुत टेंस्ड था। अलविना जेल की कोठरी में बैठी थी। जेल की दीवार से सर लगाकर वो जमीन पर बैठी अपनी ख्यालों में खोई हुई थी। अलविना अपने हाथ में बंधा हुआ ब्रेसलेट देखती है। ये ब्रेसलेट उसकी माँ की आखिरी निशानी थी और उसके दिल के बहुत करीब थी। उसने उसे सीने से लगा लिया। अलविना ने सिसकते हुए कहा, आखिर मेरी क्या गलती थी माँ? माँ, अब तू ही बता, मैं क्या करूं? अलविना अपने हाथ को अपने मुंह पर रखती है और अपनी सिसकियों को दबाकर चुपचाप साइलेंटली रोने लगती है। इस वक्त वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका सहारा अब सिर्फ ये लॉकेट था। 3 दिन बाद कोर्ट की सुनवाई थी। शौर्य सिंह ओबरॉय की मंगेतर नैना श्रीवास्तव को जान से मारने की कोशिश करने का इल्जाम था उस पर। अलविना ने टेंस्ड होते हुए कहा, मैं बचूंगी कैसे? उसकी आंखों में एक जुनून आ गया और उस ब्रेसलेट को सख्ती से पकड़ते हुए बोली, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। शौर्य अपने कमरे में बैठा था। सिगरेट का धुआं उसके चारों ओर घूम रहा था। रॉकिंग चेयर पर झूलते हुए वो अलविना के बारे में सोच रहा था। तभी फोन की घंटी बजी और उधर से शौर्य की आवाज आई, हाँ जल्दी बोलो, तुम्हें मना किया था ना कोई भी कॉल करने से। दूसरी तरफ फोन पर नैना की आवाज थी, शौर्य, तुमने वादा किया था ना अलविना को जेल भेजोगे, वो अभी भी यहाँ है ना? शौर्य ने आंखें मूंद ली और बेहद सुकून से बोला, हाँ वो वहीं है। नैना की हंसी सुनाई दी और एक्साइटेड होते हुए बोली, परफेक्ट, अब कोर्ट में उसका क्या हश्र होगा ये तो तुम जानते हो। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है। एक लंबा चौड़ा इंसान सिगरेट के धुएं के बादलों को चीरता हुआ कमरे में एंट्री करता है। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ये कहते ही वो इंसान अचानक से जोर जोर से खांसने लगता है। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है कमरे में? शौर्य, ये सब क्या करके रखा है तुमने? ये कहते ही अभय ने कमरे की लाइट ऑन कर दी। ये कोई और नहीं बल्कि शौर्य का चाचा अभय सिंह ओबरॉय था, जो उम्र में उससे सिर्फ 5 साल बड़ा था। उसने तेजी से खिड़कियों के पर्दे हटाए और खिड़कियां खोल दी, जिससे धुआं बाहर निकलने लगा और सूरज की रोशनी कमरे में फैल गई। अभय ने बोल्ड आवाज में कहा, शौर्य, ये क्या हाल बना रखा है? लेकिन शौर्य ने बिना कोई जवाब दिए अभी भी सिगरेट के लगातार सुट्टे लगाए जा रहा था। अभय शौर्य के पास आकर बोला, शौर्य, ये सब क्या चल रहा है? 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं निकले, क्या चल रहा है? अभय ने शौर्य की कुर्सी को रोका। अभय ने उस शौर्य की चिंता करते हुए कहा, मुझे पता चला सब कुछ। हमने उस लड़की से सब कुछ छीन लिया। अब उसे जेल में डालने की क्या जरूरत थी? शौर्य फिर से झूलने लगा, मानो जैसे उसे अभय के यहाँ होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इस बार अभय खड़ा हुआ और जोर से बोला, कल कोर्ट की हियरिंग है, अगर तुम्हारे मन में अभी भी। तभी शौर्य अभय की बात को बीच में काटते हुए कहता है, मनु की क्या गलती थी? मॉम डैड की क्या गलती थी? अभय के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। शौर्य की बातें जैसे एकदम से अभय का पुराना जख्म को रेत देती है। शौर्य कुर्सी से खड़ा हुआ और अभय से कहता है, हमें हमेशा अपनी गलतियों की सजा नहीं मिलती मिस्टर अभय, कभी कभी हमें हमारे पूर्वजों के पापों का फल भी भुगतना पड़ता है। अभय का चेहरा पीला पड़ गया। अभय की आंखों के सामने जैसे अतीत के कुछ दर्दनाक हादसे दिखाई देने लगते हैं, जिससे उसका दिल बेचैन होता है। वो शौर्य से सिर्फ इतना ही कह पाता है, शौर्य, मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा। मुझे नहीं लगता कि उस लड़की को इन सब में और ज्यादा घसीटना ठीक रहेगा। आगे जो तुम्हारी मर्जी। ये कहने के बाद अभय वहां से चला जाता है और शौर्य खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो एक और सिगरेट निकालकर उसे जलाकर उसे फूंकने लगता है। पिछले 2 दिनों से शौर्य ना ऑफिस गया, ना उसने कोई मीटिंग अटेंड की और ना ही कोई फोन। वो सिर्फ हॉस्पिटल फोन करता था ये जानने के लिए कि नैना के हालात अब कैसे हैं। उसके बाद वो ना ही किसी का फोन उठाता और ना ही कहीं पर फोन करता था। शौर्य ने गंभीर होते हुए कहा, क्या हुआ अगर कल अलविना के केस की हियरिंग है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलविना का गला सूख चुका था और गालों पर आंसुओं के निशान थे। 2 दिन से वो लगातार रोई जा रही थी और ना ही कुछ खा रही थी। उसके लिए जो भी खाना आता वो खाने से मना कर देती।
2 दिन से उसने खाने का एक दाना भी नहीं खाया था और सिर्फ गुमसुम सी बैठी आंसू बहाते जा रही थी। अलविना की इस हरकत से इंस्पेक्टर भी दुखी था। उसने खाना बांटने वाले से पूछा, उस लड़की ने खाना खाया? खाना बांटने वाला बोला, आज भी नहीं खाया सर। इंस्पेक्टर के एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस हो जाते हैं और फिर वो साथ में उसे जाने का इशारा करता है। वो आदमी वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर खुद उठकर लॉकअप के पास जाता है और फिर लोहे का दरवाजा खोलकर अंदर एंट्री करता है। अलविना दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठी हुई थी। इंस्पेक्टर के आते ही उसका ध्यान इंस्पेक्टर की तरफ जाता है। वो इंस्पेक्टर अलविना से बोला, 2 दिन से तुम्हारे ड्रामे देख रहा हूँ, चुपचाप खाना खा लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इंस्पेक्टर ने देखा कि उसके ऐसा धमकाने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो इस बार थोड़ा नरमी से पेश आता हुआ बोला, कल तुम्हारी हियरिंग है, शौर्य सिंह ओबरॉय खुद कोर्ट में होगा। ऐसा खाना छोड़ दोगी तो तुम बच नहीं पाओगी। ये सब झेलने के लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए चुपचाप खाना खाओ। ये कहने के बाद फिर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अलविना ने माँ का ब्रेसलेट छाती से लगाया और कॉन्फिडेंस के साथ बोली, माँ मैं लड़ूंगी और जीत के दिखाऊंगी। उधर शौर्य की मेंटल सिचुएशन स्टेबल नहीं हुई थी। वो अब तक सिगरेट की एक डिब्बी फूंक चुका था। उसने अपनी आखिरी सिगरेट खिड़की से बाहर फेंकी, जहां वो बारिश के पानी में से सक्कर बुझ गई। तभी उसका फोन बजा। ऑफिस अटेंडेंट ने घबराते हुए कहा, सर हमें जेल में एक वीडियो मिला है, जल्दी उसे देखिए। ये कहते हुए ऑफिस अटेंडेंट की आवाज कांप रही थी, मानो जैसे कोई बहुत बुरी चीज देख ली हो उसने। शौर्य ने फोन पर आया वीडियो खोला तो देखा कि अलविना जेल की दीवार पर खून से लिख रही थी, मैं जिंदा रहूंगी तुम्हारी मौत तक। वीडियो के अंतिम फ्रेम में वो सीधे कैमरे में देखकर मुस्कुराई और फिर एक गरजते हुए आवाज में बोली, शौर्य तुम्हारा अंत बहुत नजदीक है, उल्टी गिनती आज से शुरू। फोन शौर्य के हाथ से छूट कर गिरा। उसकी पीठ पर सर्द पसीना बह चला था। वो इस वीडियो को देखकर एकदम से डर गया था। क्या ये वाकई अलविना थी या कोई और जो उसके अतीत से आया था? क्या शौर्य ने अपनी ही कब्र खोद ली थी? क्या होगा अब और अलविना ऐसा क्या करने वाली है जिसे शौर्य की बाजी पलटने वाली थी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। शौर्य ने चीखते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे किसी की भी शक्ल नहीं देखनी। अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो हिम्मत ही मत करना मेरे सामने आने की। शौर्य की गरजती हुई आवाज कांच के शीशे को हिला देती है। पूरा ऑफिस सन्नाटे में डूबा हुआ है। सेक्रेटरी मारिया का हाथ दरवाजे के हैंडल पर कांप रहा था। पिछले 4 घंटे से कोई भी शौर्य के केबिन में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। पूरे ऑफिस में इस बात के चर्चे थे कि आज उनका बॉस पूरी तरह से पागल हो गया है और उसने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कुछ ही घंटे के अंदर गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में उसने पूरे ऑफिस के स्टाफ की क्लास लगा दी और 3 लोगों को तो खड़े खड़े नौकरी से भी निकाल दिया था। तभी एक आवाज दरवाजे से टकराती है, अपना गुस्सा बेचारे स्टाफ पर क्यों निकाल रहे हो? शौर्य सिर उठाता है। अभय खड़ा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे वो किसी गहरे राज को जानता हो। शौर्य दांत पीसते हुए बोला, मैंने 3 लोगों को आज निकाल दिया क्योंकि ये मेरी बात नहीं समझ पा रहे थे। अभय धीमे से मुस्कुराता है और धीरे से कुर्सी खींचकर शौर्य के पास बैठते हुए बोला, ये शायद तुम खुद को ही नहीं समझा पा रहे हो। शौर्य ने चौंकते हुए कहा, मतलब आप कहना क्या चाहते हो? अभय ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, देखो मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना है, मैं यहाँ बस तुम्हें कुछ बताने आया था। अभय अच्छी तरह से जानता था कि शौर्य आज इतना एग्रेसिव क्यों था। शौर्य बिल्कुल खामोश ही रहा। अभय उस कुर्सी से खड़ा हुआ और शौर्य के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, अभी भी वक्त है शौर्य, सही समय पर फैसला लेना जरूरी होता है। सांप निकल जाने के बाद लकड़ी पीटने का कोई फायदा नहीं, वैसे ही वक्त निकल जाने पर पछताने से कुछ नहीं मिलता। आखिर तुम्हें करना क्या है, बाकी तुम खुद समझदार हो। ये कहकर अभय वहां से चला गया। अभय कुर्सी पर अपना सर टिकाकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है कि तभी अचानक उसकी टेबल पर रखा हुआ फोन बजता है। इंस्पेक्टर की आवाज में एक अजीब सी घबराहट है, सर वो लड़की अलविना, उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, डॉक्टर कह रहे हैं। शौर्य ने तेज आवाज में कहा, तो फिर मुझे फोन करने की क्या जरूरत है, खुद संभालो उसे, आई डोंट केयर अबाउट हर। फोन जोर से दीवार से टकराता है। शीशे के टुकड़े चारों ओर बिखर जाते हैं जैसे उसके टूटे हुए वादे। पूरा स्टाफ डर से कांप रहा था। शौर्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो झटके से कुर्सी से खड़ा हुआ और टेबल पर पड़ा सारा सामान जमीन पर फेंक देता है और चिल्लाता है, अगर उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया है तो मैं क्या जाकर उसके मुंह में खाना ठूस रहा हूँ? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बात फोन पर कहने की? कहीं ना कहीं अब शौर्य के अंदर की घबराहट उसके गुस्से का रूप लेकर बाहर निकल रही थी। वो ना चाहते हुए भी अलविना के प्रति आकर्षण से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। चेयर पर बैठकर शौर्य फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों को खींचते हुए बोला, व्हाट द रबिश, आखिर खाना ना खाकर वो लड़की साबित क्या करना चाहती है? वो जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। शौर्य ऑफिस में ही अपने लिए ड्रिंक मंगाता है और दिन दहाड़े ऑफिस में ही बैठकर ड्रिंक करना शुरू कर देता है। शाम 7:45 बजे शौर्य नशे में धुत सोफे पर पड़ा है। विस्की की बोतल खाली पड़ी है। आंखें बंद करते ही अलविना नजर आती है। उसके बालों में उलझी धूप, उसकी वो मासूम मुस्कान जो अब सिर्फ एक सपना है। अलविना रोमांटिक मूड में बोली, शौर्य मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ के दिखाओ, आओ ना शौर्य। वो उसे पार्क में दौड़ते देखता है जहाँ वो पहली बार मिले थे। वो दौड़ रही थी, उसे बुला रही थी, उसके साथ खेल रही थी, मस्ती कर रही थी। अपने सपने में इतना खूबसूरत नजारा देखकर अपने आप ही शौर्य के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी एक झटके से वो वापस हकीकत में आता है। कानों में गूंज रहा है वो सवाल, क्यों शौर्य, क्यों? अलविना का वो आखिरी सवाल जिसका उत्तर उसके पास नहीं था। शौर्य झटके से अपनी आंखें खोलकर हकीकत में आता है। जी, मीटिंग रूम, रात 9 बजे। अलविना की उंगलियां माँ के ब्रेसलेट को थामे कांप रही थी। सामने की खाली कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए है। दरवाजे की खुलने की कर्कश आवाज अलविना के कानों से जा टकराई। हेलो अलविना। एक हवलदार अलविना के सामने खड़ा था। उसने फिर बुलंद आवाज में उससे कहा, चलिए आपसे कोई मिलने आया है।
आपको मीटिंग रूम में बुलाया गया है, अलविना ने चौंकते हुए कहा। भला मुझसे मिलने कौन आ सकता है? अलविना ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उससे मिलने कौन आया है। हवलदार ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता, खुद जाकर क्यों नहीं देख लेती हो? मुझे सिर्फ तुम्हें लाने के लिए भेजा गया है। ये सुनते ही अलविना चुपचाप हवलदार के पीछे पीछे चल देती है। वो जैसे ही मीटिंग रूम में पहुंचती है, वहां पर उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। टेबल के दोनों ओर 2 कुर्सियां थी, एक पर वो बैठी, दूसरी खाली थी, शायद उस इंसान के लिए जो उससे मिलने आया था। शौर्य भी अलविना से खास मुलाकात के लिए जेल पहुंच चुका था। उसने अपना वॉलेट निकाला और उसमें एक छोटी सी फोटो थी। वो फोटो उसके हंसते मुस्कुराते फैमिली की थी। वो फोटो को देखकर शौर्य का दिल जलने लगता है। वो उस फोटो को कुछ देर देखकर वापस रख देता है और उस पुलिस स्टेशन की तरफ देखकर थोड़ी धीमी आवाज से कहता है, अगर उसने मेरा कहा मान लिया तो शायद मैं उस पर थोड़ा रहम करने की जरूर कोशिश करूंगा। फिर शौर्य गहरी सांस लेकर जेल के उस मीटिंग रूम में दाखिल होता है। तभी उस मीटिंग रूम में अंधेरे से उस शौर्य का चेहरा धीरे धीरे रोशनी की तरफ आता है। अलविना उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसे शौर्य का यहाँ होने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। शौर्य को यहाँ देखकर अलविना कुर्सी से खड़ी हो गई। अलविना ने टॉन्ट मारते हुए कहा, आप क्या लेने आए हो? यहाँ क्यों आए हो? शौर्य ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में नफरत की आंख साफ धधकती हुई दिखाई दे रही थी। शौर्य ने अलविना का मजाक बनाते हुए कहा, तो कैसा लग रहा है यहाँ? सुना है 2 दिन से खाना नहीं खाया, आखिर ये भूख हड़ताल करके क्या हासिल करना चाहती हो? अलविना ने सीधे सवाल किया, यहाँ क्यों आए हो? शौर्य ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा, बीते दिनों में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया है हमने, इसलिए थोड़ा रहम करने आया हूँ। अलविना ने इस बार अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, और इस मेहरबानी की वजह क्या है? शौर्य ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, जैसा कि तुम्हें पता है कल तुम्हारे केस की हियरिंग है। तुम्हारे खिलाफ मेरी फियांसे की हत्या का केस है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस शहर में मेरा क्या रुतबा है। अगर तुम्हें सजा हुई तो तकरीबन लंबे समय के लिए जाओगी। ये कहने के बाद शौर्य अलविना के थोड़ा करीब आया और धीरे से बोला, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी कितनी बदतर होगी इसका अंदाजा तुम्हें अभी नहीं, बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सजा से बचा सकता हूँ और इस केस को वापस भी ले सकता हूँ। अलविना ने तंज मारते हुए कहा, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा ये भी बता दो। क्या उस रात को पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हुए थे तुम? शौर्य गुस्से में बोला, जस्ट शट अप अलविना, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ और तुम उल्टा मुझे ही। शौर्य का चेहरा गुस्से से तिलमिला गया था क्योंकि अलविना ये कहने के बाद हंसने लगी थी और उस हंसी में छिपा सरकाज़्म शौर्य को चुभ रहा था। तभी वहाँ खड़ा इंस्पेक्टर बीच बचाव करते हुए बोला, ए लड़की, फिलहाल तुम्हें वजह जानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि शौर्य सर तुम्हारा ये केस वापस ले लें और तुम्हें जेल में लंबी सजा काटने से बचा लें तो तुम्हें उनके लिए एक काम करना होगा। इंस्पेक्टर की बातों से अलविना को साफ समझ में आ गया था कि शौर्य ने पहले से उसको अपनी पट्टी पढ़ाकर अपने साथ कर लिया था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे किसी चीज के बदले कोई ऑफर दे रहा है। शौर्य ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, शौर्य ने डराते हुए कहा, तुमने नैना पर हमला किया जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में है। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये केस वापस लूं और तुम्हें सजा ना हो तो तुम्हें नैना के पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। अलविना ने इस बार तेज आवाज में कहा, व्हाट हैव यू गॉन मैड? तुम मुझसे उस झूठी धोखेबाज औरत के पैर छूने को कह रहे हो जिसने खुद अपना सिर फोड़कर मुझे फंसाया? शौर्य ने अलविना की तरफ आंखें दिखाते हुए कहा, जल्दी डिसाइड करो, मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू टाइम नहीं है। बस यही एक रास्ता है तुम्हारी आजादी का। जल्दी बोलो, क्या फैसला है तुम्हारा? ये सुनकर अलविना के होठों पर कड़वी मुस्कान तैर गई, जैसे वो हंस रही हो अपनी ही बेवकूफ़ी और अपनी ही खराब किस्मत पर। अलविना शौर्य से बोली, उससे पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्यों क्यों किया मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? आई थॉट हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। क्या वो 3 साल का प्यार सिर्फ एक झूठ था? अलविना की बात सुनकर शौर्य एक पल के लिए चुप हो जाता है। शौर्य की मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि नाखून हथेली में घुस गए। वो अलविना से बोला, हाँ वो सब झूठ था, सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ या जो कुछ भी हो रहा है, और उन सब के पीछे तुम्हारे बाप का हाथ है। ये सुनकर अलविना शॉक्ड हो जाती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अलविना ने चौंकते हुए कहा, व्हाट डैड? अगले ही पल शौर्य ने अचानक टेबल पर जोर से मुक्का मारा और कहा, ही किल्ड माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय सिस्टर। उसे तो ये सजा मिलनी ही थी। अलविना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे शौर्य की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। अलविना कांपती हुई बोली, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, बस करो शौर्य। शौर्य के हाथों में एक फाइल थी। उसने झट से उस फाइल को अलविना के सामने पटकते हुए कहा, तुम्हें पूरी सच्चाई पता नहीं है, लो ये फाइल देखो। अलविना ने जैसे ही उस फाइल को ओपन किया उसके होश उड़ गए। उसके हाथ कांपने लगे और माथे से पसीना झर झर कर मोतियों की तरह बहने लगा। आखिर क्या था उस फाइल में जिसे देख अलविना की सिट्टे पिट्टी गुम हो गई? क्या अलविना के पिता वाकई में दोषी थे? अभय के हाथ में ऐसा कौन सा राज है? क्या शौर्य की नफरत गलत थी? और क्या अलविना नैना से माफी मांगने को तैयार होगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। उस फाइल में कुछ तस्वीरें देख के अलविना डिस्टर्ब हो जाती है। उस फाइल में कुछ फोटोज थे जिसमें एक कार जल रही थी और इंसान उस कार के नीचे दबा हुआ पड़ा था। अलविना घबराती हुई बोली, ये किसकी फोटो है और ये इंसान कौन है? जवाब में शौर्य के ठहाकों की आवाज उस कमरे में गूंज पड़ी। अलविना को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि शौर्य इस तरह पागलों की तरह क्यों हंस रहा है। अगले ही पल वो रुका और बोला, इस कार के नीचे जो बुढ़ा अपनी जान बचाने की दुहाई मांग रहा है वो और कोई नहीं, तुम्हारा बाप है। अलविना चौंकती हुई बोली, व्हाट? नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। शौर्य ने अलविना को उकसाते हुए कहा, मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं तुम्हारे बाप से थी। जानना चाहती हो उस बुढ़े के साथ क्या हुआ था, उसकी मौत कैसे हुई थी?
शौर्य की बात सुनकर अलविना की सांस जैसे रुक सी जाती है। वो चुपचाप बैठी शौर्य की बातों को सुन रही थी। चेहरे पर एक शैतानी चमक के साथ शौर्य ने अलविना को बताना शुरू किया। शौर्य की आंखों में एक जहरीली चमक थी जब उसने अपनी कहानी शुरू की। अलविना की सांसें रुक सी गई। उसे लगा जैसे कोई बर्फीला सांप उसकी रीढ़ पर रेंग रहा हो। फ्लैशबैक 1 महीने पहले जंगली इलाके की सुनसान सड़क पर एक लग्जरी कार तेज रफ्तार से भाग रही थी। कार का ड्राइवर धीरज श्रीवास्तव पसीने से तरबतर था क्योंकि उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके थे। वो घबराते हुए बोला, ये क्या हुआ है? गाड़ी को ब्रेक काम नहीं कर रही हैं। ओह गॉड, इसके ब्रेक फेल हो चुके हैं। वो आदमी गाड़ी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कार खाई की तरफ बढ़ने लगती है। धीरज ने स्टीयरिंग जोर से घुमाया। कार ने करवट ली और वहीं पलट गई। उसकी गाड़ी खाई में गिरने से बाल बाल बच जाती है लेकिन वो गाड़ी में फंसे होने के कारण बाहर भी नहीं निकल पाता। उसके चेहरे पर मौत का डर साफ था लेकिन वो जीने की उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता था। तभी अचानक वहां पर एक और कार आ जाती है जिसे देखकर शायद धीरज श्रीवास्तव के मन में जीने की उम्मीद जागती है और वो चिल्लाकर उस गाड़ी में बैठे इंसान से मदद मांगने की कोशिश करता है। हेल्प मी प्लीज, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उस गाड़ी से शौर्य सिंह ओबरॉय बाहर हाथ में हैमर लिए निकलता है। धीरज बोला, शौर्य, भगवान का शुक्र है कि तुम वक्त रहते मुझे बचाने आ गए। जल्दी करो, मैं फंस गया हूँ गाड़ी में फंसा हुआ वो आदमी कोई और नहीं धीरज श्रीवास्तव था, यानी कि अलविना के पिता। शौर्य ने ठंडी मुस्कान के साथ हैमर उठाया और तेल की टंकी तोड़ दी। पेट्रोल चारों ओर फैलने लगा। धीरज ने चीखते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? शौर्य जैसे धीरज के इस हालत को देखकर बहुत एंजॉय कर रहा था। तेल जब गाड़ी पर फैल जाता है तो शौर्य उस हथौड़े को वापस अपनी गाड़ी में डाल देता है। धीरज लगातार छटपटा रहा था लेकिन उसका पैर था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तेल वहां पर पूरी तरह से फैल गया था। शौर्य एक बार फिर से वहां पर आता है, अपने पॉकेट से सिगरेट निकालकर अपने मुंह में रखता है और लाइटर से उसे जलाता है। शौर्य ने सिगरेट जलाई, एक लंबा कश लिया। धीरज खौफ के मारे बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यहाँ आग मत लगाओ, मुझे बाहर निकालो। शौर्य ने सिगरेट हवा में उछाली जिसे देखते ही धीरज की आखिरी शब्द गूंज उठे, नहीं नहीं नहीं। शौर्य शैतानी मुस्कान के साथ वहां से पलटकर चला जाता है और कार आग की लपटों में घिर जाने के बाद एक तेज धमाका होता है। वो अपनी आंखों के सामने के नज़ारे को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। वो शायद उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत नज़ारा था जिसे देखने के लिए वो कब से तड़प रहा था। उसके बाद उसे ऐसे ही छोड़ अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। फ्लैशबैक एंड। अलविना की धड़कनें एकदम से रुक गई, जैसे किसी ने उसकी छाती पर बर्फ का पहाड़ गिरा दिया हो। उसके हाथ कांप रहे थे, गला सूख गया था। उसके सामने शौर्य बैठा था। उसकी आंखों में इस वक्त कोई गिल्ट या कोई अफसोस नहीं, बल्कि एक प्राउड फीलिंग थी। फाइनली कुछ देर की चुप्पी और सन्नाटे के बाद अलविना ने बोलने की हिम्मत की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे डैड को मारा? शौर्य ने मोटी आवाज में कहा, उस बुढ़े को वही मिला जो वो डिजर्व करता था। He killed my family, my parents, my sister। उसे तो ये सजा मिलनी ही थी। तुम्हें भी ये सब कुछ सिर्फ इसलिए भुगतना पड़ रहा है कि तुम उसकी औलाद हो। ये कहने के बाद शौर्य ने एक सिगरेट जलाई और एक कश लेने के बाद उसका धुआं अलविना के मुंह पर छोड़ते हुए कहा, बचपन से आज तक सिर्फ एक ही मकसद था मेरा, और वो था उस बुढ़े को इतनी दर्दनाक मौत देना कि सुनने वाले की रूह भी कांप जाए। और उसे इस अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैंने तुम्हारा सहारा लिया क्योंकि तुमसे वो बुढ़ा बहुत प्यार करता था। अलविना के चेहरे पर एक एक शब्द चाकू की तरह चुभ रहा था। उसका मन हो रहा था कि अभी इसी वक्त शौर्य का खून कर दे, लेकिन वो इस वक्त परिस्थिति के हाथों मजबूर थी। शौर्य ने आगे कहा, बेवकूफ औरत, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करता रहा और तुम्हें शक तक नहीं हुआ। थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं होता तो शायद मेरे लिए उस बुढ़े को खत्म कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अलविना की आंखों से आंसू बह रहे थे पर उसकी आवाज में एक नई मजबूती आई और वो गुस्से से चिल्लाई, तुम वहशी हो, शैतान हो, एक खूनी दरिंदे हो। शौर्य अचानक झटके से कुर्सी से उठता है और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाते हुए रुक जाता है। उसने अलविना की तरफ हंसते हुए देखा, फिर ताना मारते हुए बोला, कल कोर्ट में मिलेंगे। अगर तुम नैना के पैर छूकर माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें बचा लूं। दरवाजा बंद हुआ। अलविना अकेली रह गई, टूटी हुई, धोखा खाई हुई, पर अब उसकी आंखों में एक नई आग जल रही थी। अलविना ने तड़पती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी शौर्य, मैं तुम्हें भी वो असली दर्द दूंगी जिसके तुम अब हकदार हो। अलविना अपनी जगह पर किसी मूर्ति की तरह बैठी रहती है। जो कुछ भी इस वक्त शौर्य ने उसके सामने रिवील किया वो उसके लिए इतना ज्यादा था कि उसका दिल और दिमाग झेल नहीं पा रहा था और वो जैसे बहुत बड़े सदमे में चली गई हो। क्या करेगी अलविना? क्या वो इतना सब जानने के बाद भी मांगेगी नैना से माफी या चुनेगी उसके लिए नफरत और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को? अब इस बात का जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता था। इसके लिए अब बस थोड़ा इंतजार बाकी था। आज उसे कोर्ट में पेश होना था। उस पर जो केस किया गया था, आज उसकी हियरिंग थी। कोर्ट रूम की ठंडी हवा में अलविना कांप रही थी। उसके हाथों में हथकड़ियां, चेहरे पर मौत सी सफेदी। सामने शौर्य के वकील ने जो सबूत पेश किए थे वे उसकी जिंदगी को चीरते जा रहे थे। उधर नैना की आंखों में डर और उलझन थी। सर पर बंधी पट्टी से खून के धब्बे अब तक सूखे नहीं थे। वो तेजी से शौर्य की तरफ मुड़ी, आवाज कांपते हुए बोली, शौर्य, हम यहाँ क्यों आए हैं? मेरा बयान तो पुलिस ले चुकी है, मैंने सब कुछ बता दिया। कैसे अलविना ने मुझे मारने की कोशिश की, फिर यहाँ इस कोर्ट में आने का क्या मतलब है? शौर्य की आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसने धीरे से जवाब दिया, तुम्हारा यहाँ होना जरूरी था। डोंट वरी, काम खत्म होते ही तुम्हें वापस हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। नैना का दिल धड़क रहा था।
आज तो अलविना की केस की सुनवाई है, आज तो उसे सजा मिलनी तय है। फिर शौर्य ने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया है? उसके मन में सवालों का तूफान था, लेकिन जवाब किसी अंधेरी गुफा में खोए हुए थे। अलविना के ऊपर आसमान टूट पड़ा जब शौर्य के वकील ने उसे दिमागी मरीज साबित कर दिया। झूठ नहीं, एक सोची समझी साजिश। वकील ने ऐसे ऐसे सबूत पेश किए जिसके बारे में अलविना ने कभी सोचा भी नहीं था। वकील ने अलविना पर आरोप लगाते हुए कहा, अलविना बताइए, शौर्य की एंगेजमेंट से एक रात पहले आप किसके साथ थी? अलविना हकलाई, फिर कांपते होठों से बोली, मैं शौर्य के साथ थी। वकील ने डांटते हुए कहा, झूठ, बहुत ज्यादा झूठ। आप झूठ बोलकर अदालत को गुमराह कर रही हैं। ये सुनते ही अलविना का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सब क्या हो रहा था? उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये सच्चाई नहीं, शौर्य की गढ़ी हुई सच्चाई थी। वकील ने तुरंत इंटरनेट पर वायरल उसकी फोटोज जज के सामने रख दी। वकील ने कहा, माय लॉर्ड, ये देखिए, अलविना नशे में धुत अजनबियों के साथ और इसकी बेवकूफ हरकतें, ये साबित करता है कि आप न सिर्फ ड्रग एडिक्ट हैं, बल्कि मानसिक रूप से असंतुलित भी हैं। जज ने अपने चश्मे को अच्छे से एडजस्ट किया, फिर ध्यान से उन तस्वीरों को देखने के बाद अपना सिर हाँ में हिलाया। ये देखते ही वकील ने फौरन अपनी अगली चाल चलते हुए कहा, माय लॉर्ड, ये किसी और के साथ थी और नाम शौर्य का ले रही हैं। अलविना ऐसी पागल हरकतें पहले भी कई बार कर चुकी हैं। अतीत में कई ऐसी हरकतें थी जो अलविना ने की थी। अगर कोई नॉर्मल इंसान उसे देखता तो उसे पागल ही समझेगा। ये सब शौर्य की सोची समझी साजिश थी। अतीत में जब वो अलविना के साथ रिलेशनशिप में था तो वो उसे सीक्रेट तरीके से एक अजीब तरह की ड्रग्स देता था, जिससे अलविना अपनी होश कुछ वक्त के लिए खो बैठती थी। फिर वो उसे जो चाहे वो करवा सकता था। उस रात उसने ऐसा ही किया था। अलविना ड्रग्स के नशे में थी। शौर्य ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो जाकर छत से कूद जाए, और वो छत से कूदने के लिए भी चली पड़ी थी। इस दौरान शौर्य ने उसे बचाने का नाटक किया और वो चीज उसने कमरे में कैद कर ली। उस वक्त अलविना को लगा था कि शायद वो उसके मन का कोई भ्रम था, लेकिन ये बात सच थी। शौर्य ने सब कुछ बहुत सोच समझ कर और काफी अरसे से प्लान करके करा था, शायद इसी दिन के लिए। उस वकील ने फिर जज के सामने कुछ सबूत पेश करते हुए कहा, ये देखिए, अलविना पिछले 3 साल से ड्रग्स ले रही है। उसका बचपन से ही मानसिक संतुलन खराब है। जेल में लिए गए उसके ब्लड सैंपल में भी ड्रग्स के अंश मिले हैं। कोर्ट के कटघरे में बेबस खड़ी अलविना को देखकर जहां नैना के होठों पर शैतानी सी मुस्कान थी, तो वहीं अलविना अपने खिलाफ हुई इतनी बड़ी साजिश से हैरान थी। अपने ऊपर इस तरह के सारे इल्जाम सुनकर अलविना अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। ऐसा लग रहा था मानो अलविना आंखों ही आंखों में शौर्य से पूछ रही हो कि कहाँ कमी रह गई थी उसके प्यार में। आखिर क्यों किया उसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा? शौर्य अपनी नजरें फेर लेता है, क्योंकि वो ज्यादा अलविना से अब नजरें नहीं मिला पाता था। और फिर आखिरकार अपने हालातों से जूझते हुए थक कर अलविना ने खुद ही सब कुछ कबूल कर लिया। वो चुपचाप बोली, हाँ, मैंने ही नैना को मारने की कोशिश की थी। मैं ड्रग्स लेती थी और मैं एक पागल हूँ, वो भी बहुत बड़ी वाली। ये कहने के बाद अलविना फूट फूट कर रो पड़ती है। लेकिन अलविना के अचानक अपने गुनाह को कबूल करने पर शौर्य हक्का बक्का रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने अपने ऊपर झूठा इल्जाम कैसे ले लिया, जबकि उसे पूरी उम्मीद थी कि वो नैना के कदमों में गिर के माफी मांगेगी और फिर वही बात खत्म हो जाएगी। तभी फाइनली कोर्ट का फैसला भी आ गया। जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, अलविना को मेंटल असाइलम में भेजा जाए। जज के इस फैसले से शौर्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि अलविना इतनी आसानी से हार मान लेगी। वो चुपचाप खड़ी थी, बिना कोई विरोध किए, बिना किसी पश्चाताप के। नैना के होठों पर शैतानी मुस्कान थी, लेकिन शौर्य के चेहरे पर सूनापन। वो अलविना की तरफ देख रहा था, जिसकी आंखों में सवाल था, मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, पर तुमने ये क्यों किया? शौर्य नजरें चुरा लेता है, क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकता था। क्या यही था शौर्य का असली मकसद, या जो हुआ वो शौर्य की उम्मीद से ठीक उल्टा था? या अलविना की चुप्पी के पीछे कोई और साजिश छुपी है? आखिर अलविना के मन में क्या चल रहा था और अब वो क्या कदम उठाने वाली थी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अलविना और शौर्य एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच की दूरी थी, मगर उनके बीच अब एक अनडिक्लेयर्ड वॉर की खाई बच चुकी थी। अलविना ने इंस्पेक्टर से धीरे से कहा, प्लीज सिर्फ 1 मिनट। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया और थोड़ा पीछे हट गया। अब दो पुराने प्रेमी अब एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे थे। अलविना ने अपनी हथकड़ियों को शौर्य के सामने हल्का सा उठाया। और होठों पर एक तीखी मुस्कान लिए बोली, कंग्रेचुलेशंस शौर्य, यही तो चाहते थे ना तुम। आज तुम्हारी जीत पूरी हुई। जश्न मनाने से क्यों चुक रहे हो? शौर्य चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर अलविना की वो मुस्कान उसके सीने में बार बार खंजर की तरह चुभ रही थी। वो उसके रोने गिड़गिड़ाने की उम्मीद कर रहा था, मगर वो आत्मविश्वास, ये चुनौती उसकी योजना में ये नहीं था। अलविना ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे पापा पर जो आरोप लगाया उनमें कोई सच्चाई थी या नहीं, मगर अगर थी भी तो अब तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। तुमने मेरे पापा को खत्म कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया, पूरे परिवार को तबाह कर दिया। अब तो तुम्हारी नफरत की आंख शांत हो गई होगी, है ना? शौर्य के लिए उसका हर शब्द जहर की तरह था। वो अंदर से चल रहा था, मगर अपने चेहरे पर एक भी भाव नहीं आने रहा था। अलविना ने अपनी बात जारी रखी, पता है शौर्य, 3 साल तक अगर किसी जानवर को भी पालूं तो उसे लगाव हो जाता है। मुझे नहीं पता कि तुमने कभी मुझसे प्यार किया या नहीं, मगर मैंने किया था पूरे दिल से। इसलिए आज तुम्हारी दी हुई ये बर्बादी भी मैं स्वीकार कर रही हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सा डिटर्मिनेशन था। पर ये आखिरी बार था जब तुमने मुझे कुछ दिया और मैंने ले लिया। आज के बाद हमारे बीच जो कुछ भी था वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। फिर अलविना ने अपनी आवाज़ को और भी ठंडा करते हुए कहा, मैं नफरत का रिश्ता भी नहीं रखना चाहती, इसलिए आज मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। हर भावना से, हर जज्बात से, हर रिश्ते से। आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुके हो और मैं तुम्हारे लिए। हमारे रास्ते अलग हैं मिस्टर शौर्य सिंह ओबरॉय।
और फिर उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और चुटकी बजाते हुए चेतावनी दी। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर कभी जिंदगी में हम दोबारा एक दूसरे के सामने आए तो गलती से भी मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना नहीं तो मैं शायद तुम्हें खुद मार डालूं। शायद शौर्य ने पहली बार सांस रोक ली थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अलविना से इतना डर भी सकता है। क्या ये सचमुच अंत था? क्या ये एक नए खूनी संघर्ष की शुरुआत थी? ये सब कुछ तो बाद के समय में पता चलने वाला है। पुलिस वैन का इंजन चल पड़ा। धूल उड़ाते हुए वो कोर्ट परिसर के बाहर निकल गई। अलविना की पीठ शौर्य की ओर थी, एक सफेद कफन की तरह सीधी और अडिग। शौर्य ने साफ साफ देखा था कि अलविना के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, एकदम जीरो एक्सप्रेशन। उसके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी और वो किसी जिंदा लाश की तरह चलकर चुपचाप पुलिस वैन में बैठ गई थी। शौर्य वहीं खड़ा रहा, उसके पैरों तले जमीन की सख्ती से चली गई थी। अलविना के अनकहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। एवरीथिंग इज ओवर, हम दोनों के रास्ते अलग हैं, मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। शौर्य अपनी जगह पर जम के खड़ा हुआ था और बार बार उसके दिमाग में अलविना की कही गई बातें गूंज रही थी। उसकी छोटी उंगली लगातार कांप रही थी। चश्मे के पीछे से उसकी आंखें उस वैन को तब तक देखती रहीं जब तक वो दूर होकर नजरों से ओझल नहीं हो गई। नैना ने शौर्य को अजीब सिचुएशन में देखा और उससे पूछा, शौर्य सब ठीक तो है ना? शौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बैठ गया, मानो जैसे कोई रोबोट हो। दरअसल अंदर कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो सुनकर शौर्य अंदर से हिल गया था। एक अजीब सा दर्द उठ गया था उसके सीने में। उसने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन वो चाहता था कि अलविना उसकी बात मान ले, वो नैना से माफी मांग ले तो वो शायद उसे बख्श देगा। लेकिन अलविना इतनी जिद्दी है कि उसने शौर्य की सोच से बिल्कुल उल्टा किया। उसने ना ही नैना से माफी मांगी और कबूल भी कर लिया कि उसने ही उसे मारने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसे सजा हुई है। शौर्य वहां पर खड़ा हुआ था, किसी पत्थर की तरह जमा हुआ था। चलो, उसने ड्राइवर से कहा। आवाज में एक अजीब सा खालीपन था। गाड़ी चल पड़ी। शौर्य ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे पुलिस वैन धूल के बादल में विलीन हो रही थी। अचानक उसके हाथ से कुछ गिरा। अलविना की वो पुरानी तस्वीर जो उसने हमेशा अपने वॉलेट में रखी थी। तस्वीर पर धूप पड़ रही थी, जिसमें अलविना उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। शौर्य ने धीरे से तस्वीर उठाई। एक पल के लिए उसने गाड़ी को रोकने का इशारा किया, फिर अचानक उसने तस्वीर को 2 टुकड़ों में फाड़कर बाहर फेंक दिया। उसने फिर ड्राइवर को बर्फीली ठंडक आवाज में कहा, चलोगी, हमें देर हो रही है। उधर अलविना कोने में सिमट कर बैठी थी। उसने कानों पर जोर से हाथ रखे हुए थे। चारों तरफ से पागलों की चीखें, हंसी और लड़ाई झगड़े की आवाजें उसे डरा रही थी। यहाँ हर पागल जान का खतरा था। कोई भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता था। कमरे के बीच में एक पागल ने लोहे का बर्तन उठाया और दूसरे पर वार किया। वो बच गया, लेकिन वो भारी बर्तन सीधा अलविना के सिर पर जा गिरा। आह! उसकी चीख से पूरा वार्ड एक पल के लिए थम गया। सभी पागल उसकी तरफ घूरने लगे। खून उसके सिर से बह रहा था। वो दर्द से करा रही थी, हाथों से अपना सिर दबाए हुए। तभी वो सारे पागल दौड़कर अलविना के पास आते हैं और उसे पकड़कर उसे खींचना शुरू कर देते हैं। अलविना कराहते हुए बोली, छोड़ो मुझे, नहीं, मत करो। वो सारे पागल अलविना के साथ खेल रहे थे, उसे घसीट रहे थे। अलविना उनके हाथों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो बहुत सारे थे और उसको छोड़ ही नहीं रहे थे। वो छटपटा रही थी, लेकिन उनके पंजों से छूटना इम्पॉसिबल था। वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा भयानक एक्सपीरियंस घटित हो रहा था। और फिर तभी दरवाजा खुला। अचानक से एक डॉक्टर और कुछ वार्ड बॉयज दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। ये सब क्या हो रहा है? लगता है फिर से इन लोगों को करंट के झटके देने ही पड़ेंगे, तभी मानेंगे। डॉक्टर के ऐसा कहते ही वो सारे मरीज डर के एक दूसरे के पीछे छुपने लगते हैं और अलविना को वहीं जमीन पर छोड़ देते हैं। अलविना जमीन पर पड़ी थी, खिसक रही थी। डॉक्टर ने उसे देखा और सिर हिलाया। इसे दूसरे कमरे में शिफ्ट करो, ये लोग इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो लोग अलविना को वहां से ले जाते हैं। पहले अलविना के सिर पर पट्टी की जाती है, उसके बाद उसे एक कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो डरी सहमी सी उस कमरे में एंट्री करती है। वहाँ 3 बेड थे, इसमें एक खाली, दूसरे पर एक लड़की मुंह छिपाए सो रही थी। उसे डर था कि कहीं ये भी उन लोगों की तरह उस पर अटैक ना कर दे, इसलिए वो घबराते हुए, कांपते हुए अपने शरीर के साथ जैसे तैसे करके अपने बिस्तर के पास आती है और दुबक कर बैठ जाती है। पिछले 1 हफ्ते से उसकी आंखों में नींद नहीं थी। थकान और डर के बीच वो बैठे बैठे झपकी लेने लगी। वो बिस्तर पर लेटी, लेकिन डर अभी भी उसकी रगों में दौड़ रहा था। उसने अपनी माँ के दिए हुए ब्रेसलेट को छाती से लगाया और बोली, माँ, मैं आज तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे करके वो बिस्तर पर लेट जाती है। उसे अब भी डर था, जैसे कोई आकर उस पर हमला कर देगा, और उसका शरीर अब भी डर के मारे कांप रहा था। एक जलते हुए घर का दृश्य। उस घर में चीखने चिल्लाने की लगातार आवाज आ रही थी। 2 छोटी नन्ही आंखें आंसुओं के साथ उस नजारे को देख रही थी और उनकी आंखों में डर और खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो आग और भी ज्यादा तेज भड़क रही थी, जिससे चिल्लाने की आवाज और भी ज्यादा दर्दनाक हो गई थी। नो नो! अचानक पसीने से लथपथ शौर्य जाग गया। उसकी सांसें तेज और दिल किसी फरारी के इंजन की तरह धड़क रहा था। अभय दौड़ता हुआ उसके कमरे में आया। उसने कमरे की लाइट जलाते हुए कहा, शौर्य, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? शौर्य बहुत तेज तेज हाँफ रहा था। शौर्य ने झट से पानी का गिलास थामा और एक ही सांस में सारा पानी पी गया। शौर्य घबराते हुए बोला, वो बस एक बुरा सपना था। शौर्य की बात सुनकर अभय के चेहरे पर और भी चिंता से भरी लकीरें उभर आती हैं। लेकिन आज अचानक कैसे? वो सब कुछ तो 3 साल पहले बंद हो गया था ना, फिर आज अचानक फिर से कैसे? अभय कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो उन घटनाओं को फिर से याद नहीं करना चाहता था। अभय ने शौर्य के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अपना ख्याल रखो। ये कहने के बाद अभय वहाँ से चला जाता है। शौर्य बिस्तर से खड़ा होकर खिड़की के पास गया, सिगरेट जलाई और अब धुएं के छल्ले उसकी बेचैनी को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। अगली सुबह शौर्य अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी कोई झटके से उसके केबिन में घुस चला आता है। शौर्य ने देखा, वहाँ पर नैना खड़ी थी। उसके सर पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। शौर्य ने कहा, नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना। नैना बोली, मैं हॉस्पिटल में पड़ी बोर हो गई थी, तो मैंने जल्दी डिस्चार्ज ले लिया, और वैसे भी तुम मुझसे मिलने नहीं आए, तो मैं ही डायरेक्ट यहाँ तुमसे मिलने के लिए ऑफिस चली आई। शौर्य ने बहाना बनाते हुए कहा, सॉरी, ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए नहीं आ पाया। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई है। ऐसे घूमने फिरने से तुम्हारे जख्म में इन्फेक्शन बढ़ सकता है। नैना ने हंसते हुए कहा, कम ऑन शौर्य, तुमने क्या मुझे छुई हुई गुड़िया समझ रखा है? कुछ नहीं होगा मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहने के बाद नैना ने शौर्य के गले में अपनी बाहों का हार डालते हुए कहा, बस, वैसे 1 महीने बाद हमारी शादी है, सोच रही हूँ अब शॉपिंग स्टार्ट कर ही दूँ,
कितना सारा काम है, इतनी सारी शॉपिंग है, बहुत टाइम लग जाएगा। पता नहीं शादी तक सब कंप्लीट हो पाएगा भी या नहीं। शौर्य झटके से उसके हाथों को अपने गले से बाहर निकालता है और नैना की अपोजिट कुर्सी पर बैठते हुए बोला, देखो मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हें घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। नैना हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ठीक है कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, टेक केयर। नैना वहां से चली जाती है और उसके जाते ही शौर्य फ्रस्ट्रेशन में फाइल बंद कर देता है। वो फोन करके बोला, खबरदार जो आइंदा मेरी इजाजत के बिना किसी को भी अंदर आने दिया तो। शौर्य ने एक जोरदार मुक्का टेबल पर मारा और जोर से चीखते हुए बोला, मैं क्या करूँ इस लड़की का, किस तरह इसे समझाऊं कि। कहते कहते शौर्य रुक गया। उसने फिर से एक सिगरेट सुलगाई और किसी टेंशन में लंबी लंबी कश लेने लग गया। शौर्य के ऑफिस की खिड़की से टकराती बारिश की बूंदों की आवाज के बीच उसका फोन अचानक कांप उठा। मोबाइल की स्क्रीन पर अननोन नंबर देखकर एक ठंडी हवा का झोंका उसके रीढ़ तक चला गया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक सिसकती हुई एक अनजान आवाज ने उसके खून को जमा दिया, शौर्य तुम्हारी शादी से पहले मुझसे एक बार मिल लो, वरना। ये आवाज थी अलविना की, लेकिन ये हो ही नहीं सकता था। वो तो मेंटल असाइलम में बंद थी। तभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जिसमें एक तस्वीर थी जिसे देखते ही शौर्य की आंखें फैल गई। वो तस्वीर थी उस जलते हुए घर की जिसमें से बचकर भागते हुए वो छोटी बच्ची दिख रही थी। मैसेज पढ़ते ही उसके हाथ से फोन छूटकर गिरा। तुमने मुझे पागल बनाया, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली पागलपन क्या होता है। तुम्हारी शादी मेरी वापसी का सबसे सही मौका है। और फिर अगले ही पल शौर्य के ऑफिस की लाइट्स बंद हो गई। अंधेरे में किसी के सांस लेने की आवाज, कोई उसकी बेहद करीब था। क्या ये अलविना